अपने नाम को डॉलर साइन के साथ क्यों लिखते हो? पता है आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी बहुत इंटेंस कल्ट फॉलोइंग है। जो मेरी फॉलोइंग है दे फील स्ट्रांगली अबाउट मी, ये बोल सकता हूँ मैं। हाँ, मैं जब बॉम्बे पहुंचा 2010 में मैंने यूट्यूब पे एक गाना डाला जिसका नाम था कैसा मेरा देश, और मैंने अपलोड किया और मैं सो गया, और अगले सुबह सडनली 8000 व्यू और मेरे को वहाँ बैज आ गया नंबर 2 इन इंडिया। लाइक ये कैसे हो गया? आपके सारे फैंस को आपके इंग्लैंड के किस्सों के बारे में पता है। यू आर बुलीड। वो बीट आई तो वो जब इंस्टिंक्टिव आती है चीजें, व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस यू आर नॉट डूइंग द वर्क। द वर्क इज आउट देयर वेटिंग टू बी डन बाय यू। 100%। बहुत सारे लोग मानते हैं कि शायद एमीवे आपके राइवल है, बट इफ एमीवे कम्स अप टू यू एंड सेज चलो कोलैबोरेट करते हैं, आप कर लोगे? गली बॉय की वजह से कुछ अफेक्ट हुआ करिए? मुझे नहीं लगता इतना हुआ, टू बी ऑनेस्ट। आपके नजरिए से डिवाइन का सेपरेटिंग फैक्टर क्या था? कैसे समझाऊं? हाफ ऑफ रैपर्स आर्ट इज राइटिंग, राइट? रैप इज माय जनरेशंस पोएट्री। मेरी जिम्मेदारी नहीं है लोगों को समझाना। जिनको समझ आती है वो सुनते हैं, जिनको नहीं आती वो नहीं सुनते। बहुत हिम्मत रही है आपकी लाइफ में। मेरा माइंडसेट था दैट द कमबैक हैज टू बी वर्थ इट। डर के आगे जीत है स्टोरीज ऑन टीआरएस पे अवाम का स्वागत है। मैं भी अभी आपका हिस्सा हूं, स्पेशली इस पॉडकास्ट के बाद। आज के गेस्ट ने जिंदगी भर डर का सामना किया है, जिंदगी भर हिम्मत दिखाई है, बहुत कुछ देखा है जिंदगी में। आज आप जानोगे कृष्णा के बारे में, हमारे अवाम के लीडर के बारे में। दोस्तों, अगर आप कृष्णा कौल भाई को जानते हो तो आपको ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगेगा, पर अगर आप नहीं भी जानते तो इस भारतीय दिल के बारे में सीखिए। यही होती है भारतीय हिम्मत। दोस्तों, आज आप जानोगे कि भारतीय रैप के एक सुपरस्टार ने ये सुपरस्टार स्टेटस कैसे पाया, अपने खुद के डर को कॉन्कर कैसे किया, और एक फ्लरिशिंग रैप करियर और बिजनेस करियर कैसे बनाया। बहुत ही मोटिवेशनल एपिसोड है। इस सीरीज के सारे एपिसोड मोटिवेशनल है। 16 एपिसोड रिलीज हो रहे हैं जहां भारत के लेजेंड्स के बारे में, उनके दिमाग और दिल के हिम्मत के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो सपोर्ट करते रहिए। डर के आगे जीते स्टोरीज ऑन टीआरएस इस स्पेशल सीरीज को। बट फॉर नाउ एंजॉय कृष्ण कौल एके कृष्णा ऑन टीआरएस। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीते स्टोरीज ऑन टीआरएस में कृष्णा का स्वागत है। थैंक यू ब्रदर, हाउ आर यू? ऑल गुड भाई, आप कैसे हो? इट्स गुड टू बी हियर मैन, आई एम गुड। क्या सोच रहे हो, म्यूजिक के बारे में या लाइफ के बारे में या करियर के बारे में? यार ऑनेस्टली अभी थोड़ा सोचना कम कर दिया है एंड थोड़ा स्पॉन्टेनियस कर दिया है। तो अभी जैसे विद म्यूजिक ऐसे जब मन करता है करने का उस टाइम पे, दैट इज मोर द फीलिंग। एंड हाँ, दैट्स वही है वाइब वैसे। ओके, हाँ मतलब अगर आइडिया आ गया, अगर क्रिएटिविटी आ गई तो अब उसको लिख ले, तो आई एम अज्यूमिंग। हाँ, और अब बिकॉज इतने सालों से कर रहा हूँ तो अब ज़्यादा है वो। पहले आई फील लाइक थोड़ी सी ना, पहले वो हंगर होती है, अब थोड़ा स्ट्रेटेजिक होता है। दैट्स द डिफरेंस। ओके, किसी चीज का डर है एट दिस पॉइंट? नहीं, डर नहीं है, उल्टा आई थिंक डर पहले था थोड़ा, बिकॉज जब तुम स्टार्ट कर रहे होते हो तो यू डोंट नो के कितनी दूर जाओगे, विल यू मेक इट। तो अब इस पॉइंट पे पहुंच के इट्स मोर अबाउट कंसिस्टेंसी देन डर। ओके, डर खत्म कब हुआ? देखो बहुत टाइप के डर है, ठीक है। डर आई मीन कुछ चीज़ों में डर खत्म नहीं होता, इन टर्म्स ऑफ के कुछ परमानेंट नहीं है, ये तो पता है, राइट? तो ये डर हो सकता है कि आज है कल नहीं होगा, बट आर्ट में जो डर होता है कि ये पता नहीं इसका कुछ होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, वो डर चला गया। वो डर चला गया। दैट्स जितना जितना करते रहते हो, जितने गाने डालोगे, तुम्हें फीडबैक मिलता है एंड देन यू गेट मोर कॉन्फिडेंट। ओके, या टाइम के साथ आपकी रैपिंग स्किल्स, आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती जाती हैं 100% कंटिन्यूसली? 100%। इसकी कोई लिमिट शायद है नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, पर जनरली ये मैं बहुत एक एमेच्योर पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, रैपर्स के बारे में नहीं। रैपर्स के बारे में मैंने यूजुअली नोटिस किया कि राइटिंग स्किल्स, राइमिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, बट अक्सर म्यूजिक इंडस्ट्री में देखा जाए
तो एक पॉइंट के बाद एक आर्टिस्ट का मैजिक कभी कभी चला जाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल म्यूजिक, like say composers, say traditional pop stars, एक shelf life होती है. But I've seen the opposite with rappers. क्या ये मानते हो आप? नहीं, Rappers का भी रैपर्स के साथ भी ये होता है. अब एक्चुअली वेस्ट में जी ये पहली जनरेशन है जो हम देख रहे हैं जो अभी भी रैप कर रहे हैं, दैट हैव बीन रैपिंग सिंस द बिगिनिंग, और जब अभी भी रैप कर रहे हैं. क्योंकि जो पहली जनरेशन और पहली 1-2 जनरेशन जो थी हिप हॉप की वेस्ट में, आई मीन अमेरिका में, वो अब रैप नहीं करते. लाइक बहुत लोग जानते भी नहीं है उनके नाम. जैसे कूल हर्क हो गए जिन्होंने स्टार्ट किया हिप हॉप, बिग डैडी केन, ये सब जो है, राकिम, ये लोग एक्टिवली नहीं सुनते अभी, और वो इतना एक्टिवली म्यूजिक भी नहीं बनाते. बट जैसे जे-ज़ी हो गया, नाज, ये जो है जो अर्ली 90s वाले हैं, ये अभी भी कर रहे हैं रैप. एंड दे हैव बिकम एंटरप्रेन्योर्स और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं. तो आई फील लाइक बहुत कम और बहुत छोटी परसेंटेज होती है जो ट्रांजिशन कर पाती है कोई दूसरे इंडस्ट्री में और रेलेवेंस में, कि अभी भी रेलेवेंट है किसी तरह. लाइक 50 सेंट शायद म्यूजिक के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, बट शोज बनाता है टीवी पे, और ये करता है, बिजनेस इंटरेस्ट है, ये क्रिप्टो से बहुत कमाए हैं. बहुत लोगों का है ये. एक कमिलियनेयर एक रैपर होता था, हिप हॉप पुलिस. हाँ, हिप हॉप पुलिस, एग्जैक्टली. और उसके कुछ ज्यादा गाने नहीं पता लोगों को, 2-3 मालूम है, बट वो आज के डेट में मतलब ही हैड $multi-million एग्जिट्स इन स्टार्टअप्स, यू नो. आई वुड लाइक टू बिलीव कि रैप सिर्फ एक लॉन्च पैड नहीं है, पर लोगों की नहीं, लाइफ बिल्कुल नहीं अफेक्ट कर देता. बिल्कुल नहीं है. जब मैं किसी ओल्डर जनरेशन के इंसान से बात कर रहा हूँ रैप के बारे में, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि रैप इज माई जनरेशन्स पोएट्री. मतलब जो एक जमाने में पोएट्स होते थे, अब रैपर्स हैं. बिल्कुल. Do you agree? 100%. किसी हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को आप कैसे समझाते हो कि रैप होती क्या है? आई एम श्योर ये कॉन्वर्सेशंस होते हैं कृष्णा कॉल. मुझे तो लगता है यार समझाने की ज़रूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हम भी जब पुराने ज़माने के गाने सुनते थे, हमें भी समझ नहीं आते थे. हमें लगता है यार ये क्या सुन रहे हो, यू नो. तो उसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है. आई फील लाइक वो जनरेशन गैप है और वो रहेगी. अब इट्स जस्ट के किसी को समझ आती है कि इसमें स्किल क्या है और इसमें आर्ट क्या है, या नहीं समझ आती. राइट. एंड मेरी जिम्मेदारी नहीं है लोगों को समझाना. जिनको समझ आती है वो सुनते हैं, जिनको नहीं आती वो नहीं सुनते. आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके कल्ट के लिए है, जो कल्ट फॉलोइंग आपने बनाई है. कल्ट के लिए या जस्ट जनरली हिप हॉप के लिए. ओके. ये पता है आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी एक बहुत इंटेंस कल्ट फॉलोइंग है. हाँ है कल्ट फॉलोइंग. मतलब आई वुडंट से कल्ट है, बट जो मेरी फॉलोइंग है दे फील स्ट्रांगली अबाउट मी, ये बोल सकता हूँ मैं. हाँ. डू यू लुक एट कल्ट एज अ नेगेटिव वर्ड? या लिटिल बिट मे बी. क्यों? क्योंकि कल्ट इज आई फील लाइक थोड़ा, आई मीन आज तक तो इसके थोड़े से नेगेटिव कॉनोटेशंस ही रहे हैं कल्ट के. कल्ट यूजुअली इन्वॉल्व सम ब्रेन वॉशिंग. ओके. वैसे हाँ, बट वैसा नहीं है कुछ. आई वाज कमिंग फ्रॉम द नजरिया ऑफ बहुत हार्टफेल्ट फैन फॉलोइंग है. नहीं, हार्टफेल्ट तो है, और वो होनी चाहिए. वो होनी चाहिए. और कल्ट मतलब एज अ टर्म ऐसे नॉर्मली बोल सकते हैं कल्ट फैन फॉलोइंग है तो, बट आई फील लाइक जितने भी मेरे फैन हैं वो मेरे फैन है बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू माई स्टोरी. दे लाइक दैट कि मैंने इतने साल मेहनत करी टू रीच वेयर आई रीच्ड, यू नो. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट दे फील मोर देन एनीथिंग एल्स. ओके. जो नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार आपसे मिल रहे हैं इस पॉडकास्ट के, तो बहुत कम लोग होंगे ऐसे, ऑनेस्टली आई फील. राइट. पर उनके लिए हम एक सेक्शन करने वाले हैं जहां आप बहुत झट से अपने करियर की स्टोरी प्लीज शेयर करें. दैट्स व्हाट आई रिक्वेस्ट ऑफ यू, बिकॉज फॉर मी व्हेन आई फर्स्ट हर्ड योर करियर स्टोरी आई थॉट इट वाज वेरी क्रेजी कि आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काम किया, नॉट एज एन आर्टिस्ट. उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ है. उसके पहले आपका एक दूसरा रैप का अवतार था, प्रोस्पेक्ट, यंग प्रोस्पेक्ट. राइट. एंड नाउ योर कृष्णा. राइट. तो रीइन्वेंशंस हुए. इट्स नॉट अ रेगुलर रैपर्स करियर. या इट्स नॉट.
एक बार आप बता देंगे कि क्या हुआ आपकी लाइफ में? मैंने स्टार्ट किया था लिखना क्वाइट अर्ली इन लाइफ, मे बी 14 साल की उम्र पे, 14 साल की उम्र पे। वहाँ से बस थोड़ा सुनने से शौक आ गया, सुनता था रैप म्यूज़िक, शौक आया, ट्राई किया, फिर लगा शायद कर सकता हूँ। तो फिर जब स्टार्ट किया, कुछ ज़्यादा सीन नहीं था इंडिया में, तो बिल्कुल सीन नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने आई जस्ट केप्ट इट एज अ पैशन कि मैं करता रहूँगा, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। कॉलेज पहुँचा, कॉलेज में मेरे को मेरे 1-2 दोस्त मिल गए जिनको रैप अच्छा लगता था। तो मेरे को लगा अच्छा लोग हैं ऐसे जो जिनको अच्छा लगता है रैप, तो हमने थोड़ा सा क्रू छोटा सा बनाया ये वो, और तब उनकी इनकरेजमेंट से मैं रिकॉर्ड करने लगा। और जब रिकॉर्ड करने लगा देन वो फिर एडिक्शन बन जाता है। क्यों? बिकॉज यू हेयर योर सेल्फ ऑन द माइक फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यूर लाइक अच्छा मतलब मैं कर सकता हूँ। इट माइट नॉट बी द बेस्ट, कि ये बहुत अच्छा नहीं था, बट वो थोड़ा सा एक उसमें एक पॉजिटिव एफर्मेशन टाइप आ जाती, रीएफर्मेशन। एक मिनट थोड़ा सा पॉज हाँ, करना चाहूंगा। हाँ। क्या रैप का कोर राइटिंग होता है? राइटिंग एंड डिलीवरी विद फ्लो एंड ऑल ऑफ दैट पुट इन, दोनों ही बट important? राइटिंग का भाव सबसे ज्यादा होता है। वो रैप का कोर है अकॉर्डिंग टू यू? उसकी शुरुआत कब हुई? 14 ओके। अराउंड 14 में लिखना स्टार्ट किया। मैं मतलब बहुत कुछ डीप नहीं लिख रहा था, बट इट वाज द लाइक द ब्रेन वेव टू के ये ऐसे राइम कर सकते हैं, ये ऐसे बोल सकते हैं, और जो टेक्निकलिटीज आती हैं रैप में वो सब समझने लग गया था ऑलरेडी। तो उधर से फिर फास्ट फॉरवर्ड टू व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मेरे दोस्त वोस्त मिले, हमने रिकॉर्ड किया। देन इट बिकेम के अच्छा ये मैं करना चाहता हूँ, बट कोई रास्ता नहीं था टू बी ऑनेस्ट। इंडिया में तो दूर दूर तक नहीं था। तो किया मैंने, फिर मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे मूव किया मैंने पोस्ट ग्रेड के लिए। मैं जब बॉम्बे पहुंचा तो मैंने ना 3-4 गाने बनाए हुए थे, ठीक है, एज अ डेमो सीडी। और मेरे को लगा यार मैं लेबल को देता हूँ जाके, और यू नो कैसे होते हैं यार, सपने होते हैं कि मैं लेबल को दूंगा, लेबल बोलेगा वाह क्या गाने हैं और साइन कर देगा। तो मैं गया लेबल के पास, मैंने दिए भाई, पहले तो सीडी नहीं चले, ठीक है, मैंने फिर छोड़ दी इस एग्जीक्यूटिव के पास। उस एग्जीक्यूटिव ने ले ली सीडी कि मैं हाँ सुन के बताता हूँ, ठीक है, मेरी कंप्यूटर पे चल जाएगा, सुन के बताता हूँ। हफ्ता निकल गया, 1.5 हफ्ता निकल गया, मैं मैसेज किए, कॉल किया, जवाब नहीं दे रहा। फिर 2-3 हफ्ते बाद वो शायद फ्रस्ट्रेट हो गया मेरे कॉल्स और मैसेजेस से, और उसने बोला हाँ मैंने सुन लिया, इट साउंड्स टू इंटरनेशनल फॉर इंडिया। और मेरे लिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ, इट वाज अ शॉक, बिकॉज कोई बोलता है कि दिस इज टू इंटरनेशनल, वो जनरली पॉजिटिव होता है, इट्स नॉट अ नेगेटिव, बट उसने एक नेगेटिव तरीके से बोला। 2010 की बात है? दिस इज 2008। ओके। 7-8। अब क्या आप मानते हो कि इट वाज टू इंटरनेशनल फ्रेंड? नो इट नहीं, he was his judgment I'll was tell wrong? you why. I'll tell you. This story has an end. Okay, go on. मैंने क्या किया, मैंने बोला अच्छा अब ये लोग ऐसे दूसरे लोगों को साइन करते हैं, मुझे क्यों नहीं साइन करते, ठीक है। तो मैं गया एज अ इंटर्न, मैंने बोला मेरे को नौकरी दिलाओ, इंटर्न जैसे दे दो कोई, मतलब जो भी रोल है, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। मेरा मोटिव था कि आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि मेरे में डिफरेंस क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है जो साइन हो गया, राइट। मैंने किसी तरह थ्रू कॉन्टैक्ट्स दिस दैट एक इंटर्नशिप ले ली उसी लेवल पे, ठीक है। और मैं गया अब उसका कोलीग बन के और उसने थोड़ी बहुत दोस्ती भी कर ली मुझसे, और मैं समझ गया कि उसमें बेसिकली, मैं जब वहाँ गया तो मैं समझा कि उसमें कुछ भी नहीं था, कोई मेथड नहीं था। बोलते ना इंग्लिश में, नो मेथड टू द मैडनेस। इट वाज जस्ट के गट फील, मतलब पता नहीं किस बेसिस पे सिलेक्ट हो रहे थे कि ये चल रहा है तो ठीक है, यू नो। इट वाज 3 महीने में मैंने अपना एक गाना रिलीज भी करवा दिया, 3 महीने में, ठीक है। अब उसके कुछ 6 महीने बाद वो जो बंदा था, 6 महीने या साल बाद, वो छोड़ के जा रहा था, ठीक है, कंपनी। वो जब छोड़ के जा रहा था, उसने अपना डेस्क वैस साफ किया, ये किया वो किया, उनमें सबसे नीचे
मेरी सीडी थी जो मैंने दी थी, ठीक है, और उसने जाते जाते मेरे को दे दी, और वो सीडी कभी खुली भी नहीं थी, उसने कभी सुनी नहीं वो सीडी। तो उसने जो मेरे को बोला वो हिज अजम्पशन कि इसके गाने ऐसे होंगे, उसने कभी नहीं सुना। तो इसलिए मेरे को लगता है कि वो सच नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि थे तो उसको लगा होगा क्या पता इंग्लिश में रैप हो, क्या होगा, हिंदी में थे रैप। तो दैट वाज अ बिग सॉर्ट ऑफ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, जब मैं समझ गया कि ये इंडस्ट्री चलती कैसे, इट इज़ मोर अबाउट नेटवर्किंग, बातचीत, ये वो, देन एक्चुअल टैलेंट और समथिंग लाइक दैट। ऑब्वियसली होता है कि टैलेंट अब के डेट में तो यूट्यूब पे टैलेंट आ जाता है एंड पीपल कैन मेक देमसेल्व्स, यू नो, बट उस टाइम पे ऐसा इतना नहीं था। 2010 में मैंने यूट्यूब पे एक गाना डाला जिसका नाम था कैसा मेरा देश। कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे इंडिया में और बुरा हाल था, मतलब वर्ल्ड मीडिया ने हमारा मजाक बना दिया था। तो मैंने एक गाना बनाया जिसका नाम था कैसा मेरा देश, विच आई कॉल्ड अनऑफिशियल एंथम ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। और डिस किया कॉमनवेल्थ गेम्स को। मैंने बेसिकली जो इंडिया सोच रहा था ना, वो मैंने लिख दिया गाने में। ये फेज याद है। हाँ, और जेनजीज के लिए ये बहुत इंसल्टिंग फेज था इंडिया के लिए। हाँ, जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव। या बहुत ज्यादा। एंड वो जो मैंने देखा, जो माहौल था उसके अकॉर्डिंग मैंने गाना बनाया और डाल दिया, और मैंने अपलोड किया और मैं सो गया। और अगले सुबह सडनली 8,000 व्यू, और ये 2010 की बात है, यूट्यूब नया नया आया था, 8,000 व्यू किसी के नहीं आते थे, ठीक है। और मेरे को वहाँ बैज आ गया, नंबर 2 इन इंडिया। आई वाज लाइक व्हाट, आई वाज लाइक ये कैसे हो गया। एंड देन नेक्स्ट थिंग आई नो, हर न्यूज़पेपर में आर्टिकल के ये वो, दैट वाज लाइक अनदर पॉइंट वेयर आई वाज लाइक अच्छा, तो मतलब शायद मैं रैप कर सकता हूँ और शायद ये करियर बन सकता है। बट मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑनेस्ट फैक्ट, कि मैंने वो गाना तो बना दिया था, बट मैंने क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका कुछ होगा, मेरे को पता नहीं था अगला क्या करना चाहिए। यू नो, स्ट्राइक व्हाइल द आयरन्स हॉट, वो वाला सिनेरियो आया, एंड आई डिडंट हैव द आयरन व्हेन इट नीडेड टू बी हॉट, यू नो। सो उस सिचुएशन में देन फिर काफ़ी टाइम और लग गया। फिर मैं साइन हुआ फाइनली 2013 में, तो 2014 में एल्बम निकाली। फिर उस एल्बम का भी कुछ मतलब, आई थिंक इवन एट दैट पॉइंट इंडिया वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर हिप हॉप, रेडी नहीं थी। एंड थोड़ी बहुत ठीक है, जो भी हुआ, उसके बाद मेरा फॉल आउट हो गया थोड़ा लेबल के साथ, बिकॉज बजट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एंड it just continued like that. And I went through a phase of feeling कि जब भी कुछ अच्छा होता है उसके साथ कुछ बुरा भी होता है, you know, because हर बारी एक स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक हो रहा था। ऐसे टाइम पे भी बिल्कुल यही चीज़ हुई, कैसा मेरा देश पे ये हुआ, फिर जब एल्बम आई तब भी ये हुआ, मैं फंस गया कॉन्ट्रैक्ट में कुछ साल के लिए। फिर जब टाइम आया, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट से छूट गया, उसके ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया कॉन्ट्रैक्ट, उस टाइम पे मेरा एक दोस्त आया, उसने मेरे को बोला भाई लेबल चलाते हैं, खोलते हैं खुद। और मैंने उसको बोला यार इंडिया में लेबल कोई सेंस ही नहीं बनता। एंड उसकी इनकरेजमेंट थी, दैट पुश्ड मी टू डू म्यूज़िक अगेन। अगर वो शायद नहीं होता तो शायद मैंने छोड़ दिया होता म्यूज़िक। कौन है ये? मेरा एक दोस्त है, जस्ट स्कूल का दोस्त है मेरा। सो ये हुआ, एंड देन एट दैट पॉइंट आई स्टार्टेड मेकिंग म्यूजिक अगेन, एंड आई मेड दिस सॉन्ग, क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं 3 साल से कुछ गाने नहीं बनाया कोई मेरे को उस टाइम पे। सो 2015 और 2017-18 के बीच ना एक बहुत बड़ा जेनरेशनल चेंज आ गया हिप हॉप में इंडिया में। सडनली पीपल गॉट इनटू हिप हॉप और स्टार्टेड गेटिंग इनटू हिप हॉप, और जो उसका जो पास था ना वो इन अ वे इरेज हो गया। दैट बिकेम द पॉइंट दैट इट वाज स्टार्टिंग टू कम टुगेदर। और जो उससे पहले हुआ था it became sort of irrelevant, I would say. Now it's relevant because people look back, but उस टाइम पे irrelevant हो गया था, and with that I felt कि मैं भी irrelevant हो गया था। तो मैंने 2016 में एक गाना बनाया जिसका नाम था व्यंजन, जिसमें मैं बेसिक क ख ग हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं उससे पूरे स्टार्ट टू फिनिश राइम किया है मैंने, एलिटरेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। गुस्से में ये गाना बना?
नहीं, गुस्से में नहीं, एक्चुअली बहुत पेशेंस से गाना बनाया, क्योंकि मेरे को 3 महीने लगे गाना बनाने में। इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन थी कि जब मैं वापस आऊँगा तो हर बंदा देखेगा और बोलेगा ये कौन है? ओके, कि व्यंजन के बारे में बहुत लोग अभी भी बात करते हैं हाँ, अबाउट द राइटिंग ऑफ इट. हाँ। दैट वाज अ पर्सनल क्वेश्चन कि आपका माइंडसेट क्या था उस? मेरा माइंडसेट था दैट द कमबैक हैज़ टू बी वर्थ इट। ओके, परफॉर्मेंस दिखानी थी खुद कि की. मेरे को दिखाना था कि मेरे को पता था एट दैट पॉइंट अगर मैं वापस आके इफ आई डोंट स्टैंड आउट देन आई विल बी जस्ट एनीवन एल्स, एंड वो किसी ने नहीं किया था। और मेरे को लगता है किसी ने नहीं किया था क्योंकि उसमें बहुत पेशेंस और टाइम और एफर्ट चाहिए था। तो मैंने जब वो किया तो आई गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट, एंड आई एम अ फर्म बिलीवर इन बिलीविंग, इफ दैट मेक्स सेंस। कि मेरे को जब लगता है कि इफ देयर इज एट एनी पॉइंट इन माई लाइफ इफ आई वॉन्टेड समथिंग बैड इनफ, वो मुझे कहीं ना कहीं आगे जाके मिलता है। तो आई फेल्ट लाइक वो भी ऐसा ही एक पॉइंट था जो मेरे को पता था कि इससे ये होगा और इससे वही हुआ जो मेरे को चाहता था। तो दैट इज देन द वो टिपिंग पॉइंट था कि उसके बाद फिर मैं रैप थोड़ा रेगुलरली करने लगा, एंड देन फिर वैसे ही हिप हॉप बढ़ने लग गया, एंड देन अराउंड 2000 लेट 2018-19 थोड़ा सा बज़ बनने लग गया था। गली बॉय आई, मैं गली बॉय में भी था फॉर अ ब्रीफ सेकेंड, बट फिर वहाँ से थोड़ा सा बज़ बनते बनते देन इट जस्ट कैरिड ऑन। गली बॉय की वजह से कुछ अफेक्ट हुआ करियर? मुझे नहीं लगता इतना हुआ, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को लगता है थोड़ा बहुत मे बी, बट उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है। क्योंकि आज मैं किसी को बोलता हूँ कि गली बॉय देखिए, वो बोलेंगे हाँ, मैं उनको बोलता हूँ अच्छा पता है मैं भी था उसमें, बोलते क्या? क्योंकि इट वाज जस्ट फ्लीटिंग, इट वाज डिडंट हैव अ कल्चरल इम्पैक्ट ओके, बट एट दैट। हाँ, बट रैप सीन के लिए रैप सीन के लिए बहुत सारी जनरल ऑडियंस देखने लग गई, बट मुझे नहीं लगता कि अगेन मुझे लगता है कि उस मोमेंट इन टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ थी, बट मुझे नहीं पता कि कितना वो ट्रांसेंड करके आज के टाइम में गली बॉय को कोई पीछे जाके देखता है और बोलता है कि अच्छा ये था वो पॉइंट जब हिप हॉप बड़ा हुआ इंडिया में। तो क्या हिप हॉप की ऑडियंस के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं ग्रेजुअली? अभी हाँ, 100%, कंटिन्यूअसली. 100%, गली बॉय का एक छोटा सा रोल था इस पूरे स्टोरी में. 100% Okay. था, छोटा रोल था। आई एम जस्ट सेइंग दैट मुझे नहीं पता कि इफ इट वाज अ बिग कल्चरल मूवमेंट, कि ऐसा था कि पूरा ऑब्वियसली हिप हॉप जो वो है इट वेंट टू द मासेस, मगर कितने कन्वर्ट हुए टू एक्चुअली वॉचिंग और पेइंग अटेंशन टू हिप हॉप, आई एम नॉट श्योर ऑफ। ओके, एटलीस्ट इन माय आइज. ओके, तो मैंने जिंदगी भर रैप फॉलो किया है. राइट, फ्रॉम कमिलियनेयर, एमिनेम, 50 सेंट, टूपैक, ये वो, फिर द होल इंडियन फेस, डिवाइन, योरसेल्फ, एमसी स्टैन, ऑल ऑफ यू गाइस. मैंने सिर्फ हाल ही में नोटिस किया कि जेनजीज रैप को बहुत हाइप करते हैं, एंड आई लाइक दैट. आई डोंट थिंक हमारी जनरेशन रॉक को फॉलो करती थी, इफ यू रिमेंबर व्हेन वी वर किड्स. एम आई राइट इन सेइंग दैट? हाँ, आपको याद है? हाँ. वो अरे रुक जा रे बंदे. मैं तब भी रैप को करता था और मैं देखता था, सुनते लोगों को देखता था और बोलता था अरे यार ये क्या सुनते हैं यार, मैं तो रैप सुनता हूँ, यू नो, इट वाज ऑलवेज लाइक दैट. माय क्वेश्चन इज, जेनजीज रैप को इतना फॉलो कैसे करते हैं? आई लव इट, क्योंकि हमारे एज के लोग रैप को फॉलो करते हैं पर कम, नॉट एज मच एज द जेनजीज. ये क्यों हो रहा है? एक्सपोजर. आप अगर अपने जनरेशन के बाहर देखोगे, मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया, यूएस देख लो, यूके देख लो, वो थोड़ी रॉक सुन रहे थे, वो तो हिप हॉप ही सुन रहे थे, राइट? हमारे पास एक्सेस नहीं था, और वो एक्सेस, सो मेरा एक एनालॉजी है हिप हॉप को लेके, हिप हॉप इंडिया में नहीं चल रहा था क्योंकि हिप हॉप इज मेंट टू बी बॉटम अप. ठीक है, बॉटम अप समझाइए. बॉटम अप एज इन ग्रास रूट टू अपर लेवल्स ऑफ सोसाइटी, आई एम सेइंग. ठीक है, तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे स्प्रेड होना चाहिए, दैट क्रिएट्स द मासेस एंड ऑल ऑफ दैट, और फिर उससे वो ऊपर पर्कुलेट होता है. बट इंडिया में टॉप डाउन था. वो इसलिए था क्योंकि हिप हॉप प्राइमरीली इंग्लिश था जो आता था इंडिया में, लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा था, हिप हॉप की सीडीज, कैसेट्स, एक्सेस बहुत लिमिटेड था, महंगा था. ठीक है, तो व्हाट हैपेंड वाज के लोअर मिडिल क्लास एंड अप ही सुनते थे हिप हॉप,
एंड हिप हॉप को एक मूवमेंट स्टार्ट होने के लिए इट हैज़ टू बी ग्रास रूट. तो ऐसा टाइम आना पड़ा इंडिया में कि जो जिनके पास एक्सेस था वो सुनने का, वो हिंदी में रैप करने लगे, तो फिर जाके वो पर्कुलेट करके नीचे जाने लगा. इस फेज में कौन थे? इस फेज में आई वुड से डिवाइन इज अ बिग एग्जाम्पल ऑफ समवन, क्योंकि मैं और डिवाइन लाइक हमारा कनेक्शन अबाउट हिप हॉप इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. लाइक वी ग्रू अप ऑन द सेम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक और ये सब. तो वो देन there's of course रफ्तार, यू नो. सो ये जब दिस मूवमेंट स्टार्टेड अर्ली ऑन एंड वो हिंदी में रैप करने लगे, तो लोगों ने देखा कि अच्छा हिंदी में रैप हो सकता है. मैं भी हिंदी में रैप कर रहा था, यू नो, बिकॉज आई ऑल्सो रियलाइज कि यार इंग्लिश में रैप करके तुम्हारी ऑडियंस तो इतनी सी है इस देश में, फायदा क्या है? नहीं है ना. एज एन आर्टिस्ट यू वांट योर आर्ट टू रीच द मैक्सिमम पोटेंशियल, and the maximum potential is the language that's, you know, that the masses are speaking, right? तो इसलिए आई थिंक वो एक टिपिंग पॉइंट आया जहाँ वो हिंदी से एक्सेस मिला और लोग समझने लग गए, और तब वो फिर कन्वर्जन होने लगा. आप इतने ज्यादा प्राइवेट क्यों हो? अबाउट आप खुद स्टोरीज कम अपलोड करते हो इंस्टा पे, लोगों को आपके बारे में कम पता है. पर्पसली है ये कि आप प्राइवेट पर्सन हो? पर्पसली है. मतलब अगर मैं प्राइवेट पर्सन हूँ तो दैट्स ऑल्सो पर्पसली, राइट? तो इट इज़ बाय डिज़ाइन. आई फील लाइक मैंने हमेशा सोचा है कि एज एन आर्टिस्ट एवरीवन हू लिसन्स टू यू, उनको आपके आर्ट के थ्रू आपको जानना चाहिए, नॉट के आपने रात को बटर चिकन खाया और यू नो कि उधर वो. आई मीन दैट्स जस्ट मेरा कहना वो है. तो मेरे को लगता है कि जस्ट अगर मेरा आर्ट मेरे लिए इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है, देन डेफिनेटली दैट्स द वे टू सॉर्ट ऑफ बी. जो लोग आपके स्टोरीज के लिए रुकते हैं, पीपल आर वेटिंग फॉर यू, आप उनको क्या कहना चाहोगे? पीपल आर गेटिंग टू हियर यू प्रॉपर्ली. मैं एक बात बताऊं, लोग मेरे स्टोरीज के लिए रुकते क्यों हैं? क्योंकि वो इतनी आती नहीं है. ओके. अगर मैं रोज डालने लग गया 10 स्टोरी, तो फिर तो कुछ एंटिसिपेशन भी नहीं है ना. फिर तो है लाइक हाँ तो होगी कोई स्टोरी. सो दैट्स द होल पॉइंट. खुद इंस्टा यूज करते हो आप? हाँ. क्या देखते हो आप रील्स पे? कुछ नहीं देखता. मतलब मैं कम यूज करता हूँ टू बी ऑनेस्ट, और रील्स तो मैं बहुत ही कम देखता हूँ. ओके. मैं बेसिकली जैसे अपना खोलता हूँ अकाउंट, देखता हूँ किसी ने कुछ बोला है, मैसेज किया है, ये किया वो किया, दैट्स इट. टू बी ऑनेस्ट मैं तो वो जो लाइक वाला नहीं होता वो उस पे भी नहीं जाता मैं. और दैट इज बाय डिजाइन, क्योंकि उस पे जाओगे तो फिर देन यू गेट सक्ड इनटू के अच्छा ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है. तो फेयर. क्या हमेशा म्यूजिक के बारे में सोचते हो? नहीं. आपके जोन्स होते हैं. मैं आपके राइटिंग जोन को जानने की कोशिश कर रहा हूँ. बहुत तगड़े जोन होते हैं और मेरे अब ज़्यादा होते हैं ऐसे. ओके. इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. स्पेशली जब हम मान लो स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं वीडियोस के लिए, वो ऐसे ही नहीं हो सकते. टॉकिंग अबाउट द जोन्स, कभी कभी होते हैं या जोन को प्रिपेयर करना पड़ता है. मैंने आपके बहुत लिरिक्स पढ़े हैं. आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप उनमें एफर्ट नहीं डाल रहे हो एट सम पॉइंट्स, इट्स जस्ट कमिंग आउट ऑफ यू. एम आई राइट? प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ब्रो. आई एम श्योर आप अपने थॉट प्रोसेस के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, पर जब आप लिख रहे हो तो लिरिक्स आपसे निकल रहे हैं. ये चीज़ जो होती है ये हमेशा नहीं होती, ये कभी कभी होती है. जो बेस्ट लिरिक्स है, जो बेस्ट आता है वो हमेशा ऐसे होता है, बट कभी कभी ऐसे नहीं भी होता. ओके. एंड आई फील लाइक एज एन आर्टिस्ट में प्रिपेयर्ड रहना चाहिए फॉर ऑफ डेज एंड ऑन डेज. एंड कई लोग हैं जो ऑफ डे पे काम ही नहीं करते, बोलेंगे अरे यार इंस्पिरेशन नहीं है, ये नहीं है, वो है. बट करना पड़ता है, मुझे लगता है करना चाहिए और करना पड़ता है, क्योंकि ऑफ डेज कैन बी मैनी एंड समटाइम्स कुछ होता है कि ये अर्जेंट है और ये करना ही करना है. So how do you convert an off day to an on day? You have to push yourself. And that is
एंड वो मैं बोल रहा हूँ कि दैट इज देन व्हेन यू आर राइटिंग दोज टाइप ऑफ सॉन्ग्स एंड डूइंग दोज टाइप ऑफ थिंग्स, उस टाइम पे इट इज़ ऑल यू पुशिंग. बट ऐसे दिन होते हैं जो मैं आप मुझसे पूछोगे ये गाना कैसे लिखा था, मैं आपको बता ही नहीं सकता कैसे लिखा. सच में लाइक आई डोंट नो कैसे लिखा था. मैंने लिख रहा था और लिख दिया बस. पर उस गाने को लिखने के पहले आपकी इंटेंशन क्या होती थी? मतलब जो बेस्ट सॉन्ग्स है, जो बेस्ट राइटिंग मोमेंट्स है, उन फेजेस के जस्ट पहले आपकी इंटेंशन क्या है? कई बार मेरे को लगता है कि ऐसा फेज आता है जब थोड़ा लाइक आई वुड से जैसे बोलते हैं ना राइटर्स ब्लॉक होता है और ये होता है. आई थिंक जब उससे निकलता है ना आदमी, तब सबसे ज़्यादा अच्छा फ्लो आता है. एंड व्हेन आई से फ्लो आई मीन इट्स लाइक यू आर राइटिंग इन फ्लो, not rhyme wala flow. I mean, it's flowing, like words are flowing, thoughts are flowing, everything. So मेरे को लगता है those are the moments. जैसे मेरा एक गाना है नो कैप, मैंने वो लिखा था, वो मैं काफ़ी टाइम मेरा थोड़ा सा मतलब राइटर्स ब्लॉक टाइप ही था. एंड फिर मैंने बस डिसाइड किया कि मेरे को लिखना है गाना. तो मैंने क्या किया, मैंने एक और गाना लिखा कॉल्ड OG, जिसमें मैं आई एम टॉकिंग अबाउट हैविंग राइटर्स ब्लॉक, कि जो मेरी फीलिंग थी उस टाइम पे वो मैंने ट्रांसलेट करके गाने में डाल दी. और जैसे ही वो किया, वो दूसरा गाना ऐसे बन गया. आपके सॉन्ग्स में ना अक्सर थोड़ी सी मोटिवेशन होती है. मैंने अभी जस्ट कहा मैं जिम में यूज करता हूँ आपके गाने. देयर इज फायर इन योर सॉन्ग्स. पर जब मैं आपसे मिल रहा हूँ मुझे बहुत वो चिल वाली फीलिंग आ रही है. नो, I'm chilled, but जब काम करना होता है तो काम करना होता है. इट्स जस्ट लाइक तुम्हारी पर्सनैलिटी कैन बी दिस, बट आई वुड से कि मेरे अंदर एक द वे आई एम राइट नाउ विद यू वुड सेइंग कि मैं चिल्ड हूँ, और मेरे अंदर एक और बंदा है विच इज़ अ रैपर हु इज़ एक्सट्रीमली मोटिवेटेड एंड competitive, and doesn't care. तो ये एंड आई फील लाइक वो होना ज़रूरी है टू हैव दैट that competitive side, ओके at least in rap. ओके. मैं कंट्रोवर्शियल चीज कह दूं? कहो. ओके. नॉट ट्राइंग टू क्रॉस अ लाइन. हाँ बोलो. मे बी हैविंग अ ब्रदरली कन्वर्सेशन विद यू, सो डोंट माइंड. मैं एमयूए से भी मिला हूँ. आई वुड से द सेम थिंग अबाउट हिम. ड्यूअल पर्सनालिटी. एक साइड बहुत चिल है, एक साइड बहुत इंटेंस है. डीनो जेम्स से भी मिला हूँ, सिमिलर. हर रैपर में यही क्वालिटी होती है आपके अकॉर्डिंग, जितने भी रैपर्स? नहीं. ओके. नहीं, आई डोंट थिंक कि सब ऐसे होते हैं. कोई लोग काफ़ी पूरे टाइम ऑन रहते हैं, लाइक दे आर वेरी हाईली मोटिवेटेड ऑल द टाइम, एंड दिखता है कि it's the rap persona always. Some people are chill to the point के लगता है कि जब वो रैप करते हैं तो मेरे को लगता है कि it is not their personality. मतलब एक शो. Yeah, it's more of a put on personality. तो बहुत टाइप के लोग होते हैं, बहुत टाइप के रैपर होते हैं. अब nobody's passing judgment, but it is what it is. Like, you'll meet all sorts of people, you meet all sorts of artists, all sorts of rappers. ओके. फिर से एज अ ब्रो एक सवाल पूछना चाहूंगा. आपकी इंडस्ट्री में जनरली फ्रॉम द आउटसाइड लुकिंग इन, देयर इज दिस डिसकल्चर वाइब. दैट्स द कॉन्वर्सेशन दैट कम्स अप. Right. हाउ डू यू फील अबाउट दैट? I feel like कहीं वो नेसेसरी भी है और कहीं वो एक्स्ट्रा भी है. When I say extra, I mean ज़रूरत से ज़्यादा. आई थिंक दोनों है. नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ कि मेरे को लगता है कि ऐसा पॉइंट था कि इट वाज नेसेसरी टू ब्रिंग ऑडियंसेस, आई बॉल्स, वट एवर, एंड इन जनरल टू द रैप वर्ल्ड, क्योंकि एंड ऑफ द डे ड्रामा सेल्स एंड लोग उससे अट्रैक्ट होके आते हैं, राइट. बट देन देयर इज़ अ लिमिट ऑल्सो. मेरे को लगता है एक लिमिट के बाद लोग ट्यून ऑफ भी हो जाते हैं कि अरे यार ये तो फिर वही. सो द आइडिया इज टू नो व्हेन टू स्टॉप. ओके. मैं आपको ये सवाल जजमेंटली बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूँ.
मैं बस जानने की कोशिश कर रहा हूँ. Right. I hope like No, it's Okay, fine, bro. okay. क्या है? But tell me more about this, bro. मतलब to be in the middle of a diss, हाँ. how does it feel as a human? और diss track release करने के बाद या अगर आप पर कोई diss track targeted है, how does it feel? It's I would say कि अब अलग है, पहले अलग होता था. दोनों बताइए. पहले मैं बहुत ट्यून्ड था टू द होल थिंग, लाइक के ये किया है तो मुझे पता है इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये होगा, ये ऐसे होगा, व्हाटएवर. आई एम ऑलवेज अ लिटिल मोर स्ट्रेटेजिक. तो मेरे को पता है कि मेरे को ये करना है, फिर वो करना है, ये करना है. और उस टाइम पे ना, जैसे अगर मैंने डिस डाला और कोई रिप्लाई कर रहा है तो मैं बहुत ट्यून्ड इन था कि अच्छा ये रिप्लाई कर रहा है, मेरे को रिप्लाई सुनना है. और मैं सुनता था जब रिप्लाई आता था, सो दैट कि मैं जाके इसका रिप्लाई लिखूंगा. दैट वाज द मेंटालिटी अ फ्यू इयर्स बैक. अब मैं थोड़ा आई डोंट फील एज मोटिवेटेड टू डू दैट. कि मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को लगता है कि डिस करके इट इज़ नाउ गोइंग टू जस्ट बिकम रेपिटेटिव. तो मैं इतना ध्यान भी नहीं देता, टू बी ऑनेस्ट. मेरे को अभी कोई भी डिस करे, अभी कोई डिस गाना निकाले, ये निकाले, आई स्वेयर मैं वो गाने सुनता ही नहीं हूँ. मतलब स्निपेट्स इधर उधर लोग बोलते हैं, सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ, बट दैट इज़ ऑल. दैट इज़ माई इंटरेक्शन विद इट, बिकॉज आई नो एट सम पॉइंट भाई अभी भी हम कंपेटिटिव रैपर ही हैं. तो जितना सुनोगे उतना तुम्हारे अंदर वो फीलिंग होगा कि अच्छा अभी तो रिप्लाई करना चाहिए, ये करना चाहिए. बट अब करके वो आप या अब कब तक करोगे, दैट इज द क्वेश्चन. कि मेरे को लाइक दिस ईयर आई पुट आउट म्यूजिक दैट आई फेल्ट लाइक आई वांटेड टू पुट आउट. इट्स नॉट मोटिवेटेड बाय डिस और बीफ और एनीथिंग. And that is my mind state. My mind state is make the music that you want to make now. Okay. कभी बुरा लगा डिस की वजह से? एक्चुअली बुरा लगा है कि आपका माइंडसेट सिर्फ ये होता है कि नहीं मैं एक रिप्लाई दे दूंगा. हाँ. बस उतना ही माइंडसेट होता है. माइंडसेट वही होना होता है. अगर बुरा लगने लग जाए तो फिर तो तुम खत्म हो पहले ही. Okay. और मेरे को लगता है डिस में इफ आई टर्न माई सेल्फ ऑन इन दैट मोड कि मैं इस मोड में आ गया हूँ, then I can be the worst person ever. Right? तो मैं एफर्ट बनाता हूँ कि मैं नहीं जाऊँ उस मोड में. Okay. कि let me just make the music I want to make. That's why I'm saying कि make the music I want to make, because that's not necessarily the music I always want to make. The diss tracks. Yeah. Okay. जब आप diss track लिख रहे हो आपका mental state क्या होता है? Like Mike Tyson in the ring. Okay. वही, that is the mind state. Okay. That's the mind state. And I believe that I can do that well. तो मेरे भी अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ. अभी भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ. बट उसको ब्रेक भी देना चाहिए. ऐसे नहीं कि बस वही करते रहे या मेक दैट योर थिंग. इट्स नॉट माई थिंग. ओके. एक दादाजी एंगल मैं लाना चाहूंगा यहाँ. हाँ. ओके ब्रो. बताओ. सो करेक्ट मी इफ आई एम थिंकिंग रॉन्ग, बट मैं रैप सीन को जानने की कोशिश कर रहा हूँ पॉडकास्ट के थ्रू. हाँ. और मैं कंप्लीटली इन सिंक नहीं हूँ रैप सीन के साथ. हाँ. थोड़ा बहुत इन सिंक हूँ बेस्ड ऑन द गाइज आई लिसन टू. क्या आपकी इंडस्ट्री में कोलैबोरेशन कम है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन, या कोलैबोरेशन भी है, या कोलैबोरेशन और कॉम्पिटिशन दोनों है? कोलैबोरेशन कम नहीं है. आई फील लाइक थोड़े थोड़े लाइक कैसे समझाऊं, लाइक ग्रुप्स में लाइक थोड़ा हिप हॉप क्लिकिश है. क्लिकिश मीन्स लाइक Factions, teams टीम्स जो भी बटी हुई है जी. तो विद इन दैट है. बट आई फील थोड़ा सा लोगों को डर है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने का ऑल्सो. वो कई जगह ईगो होती है, कई जगह बहुत कुछ होता है ऐसे जो आता है. मेरे लिए कोलैबोरेशन इज इफ आई फील कि somebody is good on this song, कि आई इमेजिन कि ये बंदा इस गाने पे होगा
and he will bring something to it. So I'm willing to do it, right? पर मेरे को ये नहीं है कि जिस ज़बरदस्ती आउट ऑफ द वे मैं कोलैबोरेशन करने जा रहा हूँ. एंड आई थिंक कोलैबोरेशन कम, अगर इज दैट योर पर्सपेक्टिव कि कोलैबोरेशन कम है? हाँ, एज कम्पेयर टू माई इंडस्ट्री में, मैं शायद खुद की इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करूँ. बट दैट्स नंबर्स, नो? मतलब आपके इंडस्ट्री में द नंबर्स आर बिगर देन. सो रैप इज़ वेरी स्ट्रेंज. आजकल रैप तो बात तो बहुत चल रही है हिप हॉप के बारे में, रैप के बारे में, बट उसमें बहुत वियर्ड है कि ऊपर ऐसे इतने हैं और नीचे इतने हैं. आप समझ रहे हो? टू ब्रेक आउट ऑफ दिस टू गो देयर, दैट इज द चैलेंज. मतलब आप कह रहे हो कि ऑलमोस्ट बहुत सेगमेंटेड है. ओके, कि एक टॉप लेवल लेयर है रैपर्स का, दैट इज डूइंग द मेजर चंक ऑफ लाइव शोज, ब्रांड्स, दिस दैट व्हाटएवर. एंड देन उसके नीचे एक ऐसा लेवल है जो कुछ भी नहीं कर रहा है. लाइक आई एम सेइंग कुछ भी नहीं कर रहा है. आई मीन लाइक दे आर नॉट ऑन टूर ऑल द टाइम, दे आर नॉट. भाई बाहर सिस्टम ऐसा है कि यू कैन बी अ लोअर लेवल रैपर एंड यू कैन टूर द एंटायर कंट्री. क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री ओल्ड है. बिल्कुल. और लोग उधर ना छोटा छोटा जो है, वहाँ छोटे छोटे फैन बेसेस बन सकते हैं. इंडिया में छोटे छोटे फैन बेसेस बनते नहीं है. ओके, एटलीस्ट अभी नहीं बनते, बिकॉज मेरे को लगता है वो नंबर्स नहीं है इतने. कब बनेंगे? अब वो तो लाइक आई वुड से नेक्स्ट मे बी 5-6 years ओके टू गेट टू दैट पॉइंट. ओके. जब ड्रेक और जे कोल कोलैबोरेट करते हैं तो सारे फैंस को मजा आता है. आई वुड अज्यूम द सेम थिंग फॉर यू गाइस. हाँ, 100%. लोगों को लगता था कि ड्रेक और जे कोल राइवल्स है, बट वुड यू से दे आर राइवल्स? दे कंटेम्पररीज. हाँ जी, दे कंटेम्पररीज, नॉट राइवल्स. I would say the same thing about you guys from my eyes as an amateur. राइट. I don't think, मतलब, and I totally might be wrong, हाँ. but in my eyes none of y'all are rivals to each other at this stage. क्योंकि ये एक, I would say अब तक भारत में एक नीश है. बट राइवल्स इन व्हाट सेंस? जो आप कह रहे हो कि टॉप लेयर हाँ. छोटा है. हाँ. The basic logic is आप लोग एक सेम पाए के लिए compete कर रहे हो, which is हाँ, बट वो अलग है. आई थिंक वो दैट इज नॉट द रीजन के कोलैबोरेशन नहीं होती. ego is the reason. हाँ, मेरे को नहीं लगता कि इसलिए है कि अच्छा मैं कोलैबोरेशन कर लूँगा तो क्या हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा शेयर चला जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक बहुत सारे इंटरनल इश्यूज हैं. लोग बुरा मतलब छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं, मेरे को लगता है इंडिया में. एंड आई थिंक वो सारी चीज़ें वो प्ले में आ जाती हैं. ओके. बहुत सारे लोग मानते हैं कि शायद एमीवे आपके राइवल है, बट इफ एमीवे कम्स अप टू यू एंड सेज चलो कोलैबोरेट करते हैं, आप कर लोगे? नहीं. क्यों नहीं? आई थिंक दैट शिप इज सेल्ड ऑनेस्टली. अब मतलब वो टू मच हैज हैपेंड फॉर इट टू बी वर्थ नथिंग. एट नो पॉइंट. भाई अब नो पॉइंट तो आई कांट से कि फ्यूचर में क्या होता है, कब होता है, वो तो मतलब मैं तो बता नहीं सकता भविष्य. बट यू नो कि अभी एट द मोमेंट इन दिस माइंड स्टेट आई वुड से नो. एंड आई फील लाइक हिज आंसर वुड बी द सेम. Okay. Are you pissed off कि I asked you this question? No. Okay. See, that's not my intention. But नहीं. I don't get pissed off with these things. हाँ. Do you ever get pissed off? Not really, not like generally. मतलब अब तो नहीं, एटलीस्ट अब मैं ऐसे फेज में हूँ दैट मैं रैशनलाइज कर लेता हूँ थोड़ा बहुत. यू नो, आई कैन अंडरस्टैंड वेयर अ पर्सन इज कमिंग फ्रॉम के इनका क्यों ऐसा सवाल, या ये क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, या जो भी है. तो हाँ, अनलेस इट्स के भाई रैप की बात हो रही है, देन कोई डिस कर रहा है एंड देन यू गेट इरिटेटेड, दैट्स डिफरेंट. बट अगेन आई टोल्ड यू कि मैं तो रिएक्ट ही नहीं करता, मैं देखता ही नहीं, तो कटिंग ऑफ. शायद क्योंकि ये आपका ही आर्ट फॉर्म है, तो जब आर्ट फॉर्म के थ्रू कोई अटैक करता है वो शायद आपका एक ट्रिगर है. Maybe it triggers you. क्योंकि दैट्स हाउ आई ग्रू अप थिंकिंग दैट के रैप competitive है एंड यू हैव टू बी द शार्पेस्ट टूल.
You have to be the sharpest pen, you have to be the sharpest, you know, everything. तो वो है, इनबिल्ट है वो. Okay. और वो जो रियल रैपर्स हैं वो सब में है. वो भाई. जितने भाई भाई बोले एक दूसरे को, साथ भी होएंगे ना, तो उतना तो है ही, उतना competitive edge और वो सब है, सब में है. Have you been in a room जहाँ बाकी इंडियन रैपर्स भी हैं, जो टॉप के जो बाकी के टॉप इंडियन रैपर्स हैं? Of course. You've shared a room with them. Of course. एनर्जी क्या होती है वो रूम में? सबके साथ अलग एनर्जी होती है, honestly. Like, are you saying all together or do you mean like one on one? जो भी, दोनों सिचुएशन. One on one I have, मेरे सबके साथ equations हैं और सबके साथ अलग equation है मेरे. You know, मेरा रफ्तार is like a brother. We are, you know, same label, everything. You know, हम कितने सालों से अब साथ काम कर रहे हैं. So that equation is totally different. Someone like Divine, मैं डिवाइन को बहुत पहले से जानता हूँ, जब डिवाइन वाज प्रॉबली मच यंगर. उसके साथ मेरा बिल्कुल अलग इक्वेशन है, एंड उसके साथ वी शेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ओवर हिप हॉप एंड ओवर जस्ट, यू नो, द म्यूजिक दैट वी लिसन टू एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसके साथ अलग है, बादशाह भाई के साथ अलग है, सीधे मौत के साथ अलग है. सबके साथ मेरा अलग इक्वेशन है. एंड आई थिंक, आई डोंट नो, आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि उनको मेरे साथ क्या वाइब लगती है और क्या होता है, बट आई वुड से कि सबको सिमिलर टाइप ऑफ एनर्जी ही मिलती है मुझसे. Would you like me to tell you कि लोग जनरली आपके बारे में क्या सोचते हैं? वेरी जनरल, नॉट इवन योर बताइए. फैंस. क्योंकि अगर कोई आपके फैन से पूछे तो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव. यहाँ Right. कृष्णा इज द बेस्ट. हाँ, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट योर नॉन फैंस आर सेइंग. राइट. आपके लिरिक्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है. हाँ. यू आर कंसिडर्ड लाइक द बेस्ट लिरिसिस्ट आउट देयर. हम्म. बहुत डीप लिरिक्स है, और जनरली डीप लिरिक्स ऑलवेज कम आउट ऑफ अ डीप हार्ट. जो आपने कहा कि जब आप सॉन्ग्स लिखते हो, इट्स जस्ट यू. आई वुड आल्सो से इट्स जस्ट योर लाइफ एक्सपीरियंसेस. राइट. जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, एवरीवनस क्यूरियस अबाउट दैट. राइट. प्लस आप सोशल मीडिया पर ज्यादा बात नहीं करते, तो पीपल हैव दिस ऑरा ऑफ मिस्ट्री अराउंड यू. दे वांट टू गेट टू नो यू. But the appreciation of lyrics, that's what most people will anyway say. I feel like that's also a very, getting a little deep here, but that's also a very surface level thing to say. You know, that's like, because if you would ask me about someone, I'm not saying ask me, but I'm saying if you would. Bro, tell me. No. But if you ask me some, you know, in I'm saying that you were saying that कि लोग ये बोलते हैं, तो अगर in a private situation, if you ask me about someone, I'll tell you my experience of them कि ये ऐसे हैं in general, या इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, या वो. दैट वुड बी माई आंसर. माई आंसर वुड नॉट बी कि अच्छा ये गाने पे उन्होंने ये मेलेडी अच्छी बना लेते हैं, बिकॉज दैट इज जस्ट लाइक कि कोई पूछ रहा है तो ज़बरदस्ती वाला आंसर है. यू नो, दैट्स इंडस्ट्री टॉक. ओके. राइट. जो आप मानते हो कि दिस इज अ सर्फेस लेवल थिंग टू से, मे बी फॉर अ रैपर, कि आप लिरिक्स को बहुत फंक्शनली देख रहे हो ऑलमोस्ट, और इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब. नहीं, नो, नॉट सरफेस लेवल इन द सेंस कि ये सरफेस लेवल है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है. नॉट दैट. मेरा मतलब है कि ये पहली चीज़ है जो कोई बोलेगा, राइट. बट जब कोई किसी को अच्छी तरह जानता है, देन यू वुड कॉमेंट ऑन कि वो कैसे हैं एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी. राइट. मैं शायद सिर्फ आपके ब्रांड के बारे में बता. हाँ, एज अ ब्रांड ऑफ कोर्स. आई थिंक एज अ पर्सन अब लोग जान रहे हैं कि आप कैसे हो. हाँ, आई मीन, आई डोंट नो कितना जानते हैं अभी तक, कितना नहीं जानते, बट हाँ, ड्यूअल पर्सनैलिटी तो है. ड्यूअल पर्सनैलिटी नहीं है, एज एन इट्स जस्ट कि एक साइड है विच इज द रैपर, एंड देन देयर इज अ साइड दैट्स लिटिल मोर चिल्ड. ओके. हाँ, ये कॉन्वर्सेशन कैसी लग रही है आपको? बढ़िया भाई. ओके. आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस. ऐसे ही एक्सपेक्ट किया था? ऐसे ही किया था मैंने. हाँ, क्या सोचा था हम क्या बात करेंगे? टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसे प्री कंसीव वो करके आया नहीं था, प्री कंसीव नोशन रख के कि हम ये बात करेंगे वो बात करेंगे. बट मैंने देखे हैं आपके पहले इंटरव्यूज़ वगैरह, तो मेरे को पता है कि थोड़ा सा डीप होता है. सो लाइक आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट. इट्स जस्ट द बिगिनिंग. बहुत कुछ पूछना है आपसे. ओके, ठीक है.
आई हैव रियलाइज्ड ओवर टाइम, अभी 500 से ज़्यादा पॉडकास्ट किए। मेरी इंटेंशन एज अ पॉडकास्टर हमेशा ये रहती है कि पहले मेरे गेस्ट के दिमाग में घुसना, उसके बाद उनके दिल में घुसना है। तो अब तक आपके दिमाग में हम घुसे हैं, अब आपके दिल में घुसेंगे। अच्छा, ओके और जानेंगे कि कृष्णा है कौन। ठीक है। तो ब्रो, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट राउंड? Yes. थोड़ा सा साइकोलॉजिकल राउंड है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो मैंने कहा कि आपकी एक्सपीरियंसेस आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को डेवलप करते हैं, स्पेशली फॉर एन आर्टिस्ट। राइट। किसी भी आर्टिस्ट के लिए जो उनकी लाइफ में हुआ है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द फ्यूचर अ लॉट। इट कंट्रीब्यूट्स टू द राइटिंग, द स्टेट ऑफ माइंड, द रिस्पॉन्सेस एटसेट्रा। तो फियर्स, हिम्मत, जीत, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे अब। दिस इज द डर से जीत तक राउंड। ओके, आर यू रेडी? रेडी। तो टेक योर टाइम, मैं थोड़े टेंजेंशियल सवाल भी पूछूंगा। ओके, पहला सवाल, आपके सारे फैंस को आपके इंग्लैंड के किस्सों के बारे में पता है। यू आर बुलीड अ लिटिल बिट इन इंग्लैंड? नो, आई स्टार्टेड रैपिंग टू अवॉइड दैट। कि मैंने रैप स्टार्ट किया था बिकॉज इट वॉज अ कूल थिंग टू डू एंड आई डिडंट, मैं चाहता नहीं था कि मैं कभी बुलीड हूँ या उस जोन में जाऊँ या उस कैटेगरी में जाऊँ। तो मैंने रैप स्टार्ट करा एज अ वे टू गेन सम सॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट कि Okay. अच्छा ये बंदा कूल है। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर एक सवाल है। जब आप वहां गए, उस देश में, नए देश में हो, नए कल्चर में हो, उस डर के बारे में बताइए। क्या फील हो रहा था और क्या वहां आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई, और क्या अब आप उस फेज से बेनिफिट कर रहे हो या नहीं? कैरेक्टर डेवलपमेंट तो होती है बट आई फील लाइक सबसे ज़्यादा उधर एज अ रैपर द पर्सनैलिटी दैट आई हैव वो वहाँ से आई है टेक्निकली। बिकॉज यहाँ आप जितनी बात कर लो अबाउट दैट लाइफ, अबाउट हिप हॉप, अबाउट लिविंग दैट और व्हाटएवर, वहाँ यू एक्चुअली लिव इट। क्योंकि वहाँ आसपास माहौल, एनवायरनमेंट ऐसे होता है जैसे जहाँ हिप हॉप पैदा होता है। मतलब रैप का कल्चर है वो। कल्चर हुआ, जो जो एरियाज होते हैं, जो गेटोज होते हैं, जो स्कूल होती हैं, वो वैसा ही सर्कमस्टेंस होता है जिसमें हिप हॉप पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ से एक प्योरिटी आती है इन योर आर्ट फॉर्म। प्योरिटी आती है इन योर आर्ट फॉर्म। इन टर्म्स ऑफ मुझे पता है कि लाइक हाउ आई वुड टॉक, जैसे हाउ आई वुड कंडक्ट माई सेल्फ, द थिंग्स दैट आर कूल टू से एंड नॉट टू से, ये सब यहाँ रह के यू कांट अडेप्ट फ्रॉम देयर, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट देयर। एंड आई नो कि थोड़ा सा वेग लगता है बट ये समझाना भी मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि एक थोड़ा कल्चरल डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ, जैसे अगर न्यूयॉर्क जाओगे आप तो वहाँ हिप हॉप का जो माहौल है और वो सब है वो बहुत डिफरेंट है, और वो यहाँ बस एम्यूलेट कर सकते हो बट ये Okay. हो नहीं सकता इधर। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन, ब्लैक Right. फ्रेंड्स। अगर आप एक्चुअली एक ब्लैक लोगों के ग्रुप के साथ चिल करोगे, बहुत अलग वाइब होती है एज कम्पेयर टू चिलिंग विद देसी पीपल। राइट। वो आपको एक्सेप्ट बहुत आसानी से कर लेती है, फिर जस्ट वाइब। हाँ पर ये आपको सिर्फ तब पता चलेगा जब आप ट्रैवल करने जाओगे। हाँ। For the बट average ये बट वेयर आर दे फ्रॉम? आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम इथियोपिया एंड घाना, ये दो। बट ये डिफरेंस है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये अफ्रीका में जो रहते हैं ये उनकी बात कर रहे हो आप, और ये जो है ये कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। बट जो यूके या जो यूएस में होता है, जो भी होता है, वहाँ ये नहीं होता। वहाँ तुम्हें नहीं करते एक्सेप्ट आराम से। वहाँ का जो कल्चर है इट्स वेरी डिफरेंट। व्हाट यू आर सेइंग इज अ वेरी, वो इंडिया के बारे में बोलते हैं लोग कि यहाँ लोग बहुत हॉस्पिटेबल होते हैं और ये होते हैं। आई फील लाइक ये एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री फिनोमिना है कि लोग फ्रेंडली होते हैं, कि लोग फ्रेंडली होते हैं, लोग क्योंकि बहुत चीज़ें होती है दूसरी जिन पे ध्यान देते हैं वो। बट इन कंट्रीज लाइक द यूएस एंड यूके, मे बी द रेस्ट ऑफ यूरोप, ऐसे नहीं होता है। मेरे को नहीं लगता कि वो आपको ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या होता है वहाँ? आई थिंक इट्स मच टफर
to get in with a crowd in England. वहाँ बहुत closed off होते हैं, वहाँ अपना कल्चर मालूम है, कैसे रहते हैं वो मालूम है. पर But अपना कल्चर मतलब एक कंट्री के ओरिजिन के लोग एक साथ रहते हैं या नेबरहुड्स या I would say like जब मैं अपना कल्चर I mean the life that they're living. So that life, they know that life only. They don't know much about the rest of it. They are not going to be open कि हाँ ये इंडिया से आया लड़का, ये हमारा दोस्त बन जाएगा. नहीं बनेगा. इसलिए तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि फिर ये होता है कि अच्छा ये बंदा ये करता है, अच्छा ये कूल है, ठीक है. तो क्या एक्सेप्टेंस का डर था तब? एक्सेप्टेंस का डर नहीं था, एक्सेप्टेंस चाहिए थी. डर नहीं था कि मैं मतलब हाँ ये है कि आई डोंट वांट टू बी साइडलाइंड, कि मैं नहीं चाहता मेरे को यू नो कि ये अच्छा ये गीकी लड़का है इनके साथ, क्योंकि वो दैट इज अ लाइफ ऑफ टेरर, राइट? बिकॉज देन तुम मतलब यू आर आइदर यू आर द प्रेडेटर और द प्रे, राइट? सो उस केस में देन यू आर द प्रे, एंड दैट इज नॉट द लाइफ दैट आई वांट टू लिव और एवर वांटेड टू लिव. आपके हिप हॉप स्किल्स की वजह से आप एक्सेप्ट हुए तब? हाँ, बिकॉज थोड़ा सा नॉवेल्टी बन गया ना, क्योंकि इंडिया से है, ऐसा है और अब रैप कर रहा है, यू नो. सो इट्स लाइक अच्छा, लाइक दैट्स वियर्ड, कभी देखा ही नहीं है, राइट? तो दैट मेक्स यू लाइक इन अ वे दैट गेट्स यू एक्सेप्टेंस. उनकी वाइब कैसे बदली एक्सेप्टेंस के बाद? अरे वो मेरे को रोक के बोल देते थे कि हमारे फ्री स्टाइल कर हमारे लिए. अभी इंग्लिश में ऑब्वियसली, बट एंड इट वाज जस्ट इट बिकेम लाइक दैट. उससे ही दोस्ती बन गई. और दोस्ती बनने के बाद क्या पता चला उनके बारे में? But that they had rough lives. Yes. There were kids that used to मतलब 3-3 महीने स्कूल नहीं आते थे. और क्यों नहीं आते थे? क्योंकि they were in juvenile detention for 3 months. ऐसे होता था. That was normal. Are you in touch with them? Not. No? It's been a long time now. Rub off क्या? I'm only in touch with like maybe 2 or 3 people from my school. रब ऑफ क्या था आपके लिए, जो आपने कहा कि वहां आपने उनका कल्चर अडेप्ट किया? दैट वाज द रब ऑफ? That was a rub off also to like hip hop में बोलते हैं you have to move a certain way, right? There are certain things that are off limits, the way you speak, the way you walk, the way all of that. This is all part of the culture really, and the way you move, you understand there, you know, the way you navigate things, the way you say things, you know. बहुत लोग यहाँ से जाएंगे वहाँ लंदन जाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं, they don't understand the nuances. वहाँ आजकल क्राइम रेट बहुत हाई है, you know, you don't understand that. I catch it from a mile away. मतलब like I know अगर किसी की कोई इंटेंशन है कुछ गलत या कुछ, मेरे को दूर से दिख जाता आपको है. ब्रिटिश स्ट्रीट स्मार्ट्स मिल गए हैं मेरे को क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि ये कर रहा है, ये यू नो, आई अंडरस्टैंड दैट. जैसे कि बताइए, इसे और ब्रेक डाउन कीजिए. मतलब So- कोई आपको स्टेयर डाउन करेगा या इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? हाँ, तो लाइक मेरे को पता है कि जैसे लास्ट टाइम आई वाज इन लंदन, मैं एक स्टोर में गया और वहाँ मेरे हाथ में बैग्स थे कुछ सामान के. वो सामान महंगा था रिलेटिवली, वो बैग से पता चल जाता है, राइट? वहाँ एक बंदा था स्टोर में, वो स्टोर से जा ही नहीं रहा था, और मैं दूर से देख के समझ गया कि कुछ तो गलत है, ठीक है. सो in fact I waited him out in that store. Like I didn't run out of the store. I waited him out because I saw कि वो गार्ड्स ने ना उसको बोला कि तू यहाँ खड़ा क्यों है, ये वो करके बाहर कर दिया. वो बाहर खड़ा हुआ था, right? So to understand that this is the situation that's going on or whatever, you have to be aware in places like that. मेरे हिसाब से वो स्नैच कर लेते आपसे सामान? कुछ भी ले लेता, स्नैच क्या करता, क्या करते हो? एंड लंदन इज लाइक दैट राइट नाउ. वहाँ कुछ नहीं कर सकते यार, लोगों के फोन ले लेते हैं, लोगों के ले लेते हैं. दैट्स द रियलिटी ऑफ इट. क्या आप मग हुए हो कभी? बचपन में देयर वाज अ क्लोज सॉर्ट ऑफ शेव
मैं भाग गया था उस टाइम पे। दिल्ली में? बट नहीं इन लंदन। लंदन दिल्ली में? में कभी नहीं हुआ ये सब। क्या हुआ था लंदन में? आई वॉज इन द ट्रेन, आई रिमेम्बर, और एक आ गए थे, दो लड़के आए थे। पहले तो ऐसी बात करने लग गए, फिर उनके है ना काफ़ी मेथड्स होते हैं, वो तुमसे कुछ मांगते हैं और वो फिर ऐसे ऐसे करेंगे और वो गायब कर देंगे। मतलब they'll put it like if I'm wearing a hoodie, they'll do this and it'll just go away into the hoodie, you know. They'll drop and then there's nothing in the hand, so you like give it back and you're like what are you talking about, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ, right? So ऐसे सिचुएशन होते थे, and but you have to learn to navigate. वहाँ वही मैं बोलता हूँ कि you know, वो तुमसे पूछते हैं तुम कौन से एरिया से हो, क्या है, एंड इफ इट्स अ राइवल एरिया तो फिर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दे वांट कि भाई तुम वापस जाके अपने एरिया में बोलोगे कि इस बंदे ने मेरा सामान ले लिया। आप कौन सी एरिया से थे वो? मेरा स्कूल जो था वो एक दूसरी जगह पे था जिसका नाम था वुलिच, और वहाँ काफ़ी ना मेरा स्कूल बंद हो रहा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के चले गए और बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आए। जो नए स्टूडेंट्स लिए ना वो स्टूडेंट्स थे जो दूसरे स्कूल्स से निकाले जा रहे थे, सो वो डिफरेंट एरिया से आने लग गए। तो मतलब एक एरिया है पेकम, वहाँ से आया, अब उनकी बनती नहीं विलेज से, तो वो लड़ाइयाँ होती थी, स्टैब कर देते थे, ये सब होता आपने था। देखा हुआ है? कितनी बार देखा हुआ है स्टैबिंग? दिस वाज नॉर्मल, दिस वाज लाइक, दिस इज नॉट, नाउ इट्स मच वर्स, आई वुड से इट्स मच वर्स नाउ देन इट वाज देन। अब तो बहुत कॉमन चीज़ हो गई है वहाँ, बट उस टाइम भी होता था इन स्कूल हमारे, लाइक वी हैड 2 पेट्रोल ऑफिसर्स इन स्कूल to that point, like it was that rough. So when I say like I've seen that culture and that side, I have seen that side. Okay. Why is it worse now? Honestly, I think it's just the economy. I think there's joblessness, there's, you know, Europe is in itself not doing as well as it used to. There's I think there are lots of issues. I'm not like going to comment on their issues, but I feel like immigration issues hai, poverty in general is going up, unemployment is going up, that's just fueling all of this. Okay. तो जब आपके सामने कोई स्टैब हो जाता है, what do you think? What do you feel? There's not much to feel, to be honest. तुम्हें या तो either you're too close for comfort and you want to run, or you just, I guess you'll just look in shock because you don't expect that to happen, right? But it's so strange that वहाँ लोग are getting immune to it, like you're getting used to it, which is a very dangerous thing, right? If you think about it, कि मतलब जैसे यूएस में भी गन क्राइम का सेम ही तो सिचुएशन है, आफ्टर अ पॉइंट इम्यून हो जाते हो। हमारे लिए कितनी बड़ी बात है इधर। It says something about India, probably. It really does. हमारा जो you know when जैसे इन रैप में होता है कि वो बैड एरिया दिस दैट, और सब कंपेयर करते हैं, अरे बैड एरिया वो थोड़ी होता है, उनके तो बड़े अच्छे एरिया होते हैं, देखो घर देखो ये देखो, टू इंडिया जहाँ यू नो स्लम्स है ये है तो ये देखो, बट माहौल बहुत अलग होता है। And the mahal is the bad part. It is not the living conditions. Of course, living conditions are worse. But it's the people, it's the culture, it's, you know, it's all of that. तो मेरे को लगता है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। Okay. Didn't expect all this in this podcast. मुझे लगा कि सिर्फ हिप हॉप की बातें होंगी, but cool. Yeah. Next question, bro. Okay. Back to hip hop. As an artist, आपके लाइफ के इस फेज में आपका सबसे बड़ा डर क्या है? इस फेज में सबसे बड़ा डर है टू नॉट अचीव माई पोटेंशियल इवन आफ्टर गेटिंग टू दिस पॉइंट। परसेंटेज में कितना अचीव हुआ है अब तक? आई वुड से 40-50%। और टाइम वाइज? टाइम वाइज एज इन आपका 100% पोटेंशियल आपके अकॉर्डिंग कब अचीव होगा?
ऑनेस्टली मैं टाइम तो बोल नहीं सकता कितना टाइम लगेगा, बट द गोल इज ऑलवेज के जितना जल्दी कर सकते हो करो, राइट? द थिंग इज दैट मेरे को लगता है कि अभी टाइम है टू मेक इट हैपन, सो आई वांट टू मेक इट हैपन। पर आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन फिर क्या है? मतलब मैं बेसिकली आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अपने एम्बिशन को क्वांटिफाई करो। डेफिनेशन तो यार देखो, डेफिनेशन तो बहुत काइंड्स हो सकती है। एक तो मैं बोल सकता हूँ कि मॉनेटरी है, कि अब मेरे को 4 घर चाहिए, ऐसे भी बोल सकता हूँ। बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि मेरी आर्ट रीचेज इट्स मैक्सिमम पोटेंसी और पोटेंशियल, कि जितने लोगों को पहुंच सकती है उतने लोगों को पहुंचे, और उतने लोग समझ पाए कि दिस इज हिप हॉप एंड दिस इज व्हाट आई डू, एंड वो लेगेसी रहे उसकी, राइट? कुछ ऐसा, आई हेट सेइंग दिस, पर मैं आई डोंट नो हाउ एल्स टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, बट कोई ऐसा सब्सक्राइबर गोल है या व्यूज, स्ट्रीम्स, ऐसा कुछ गोल वो है? मैं हर साल बनाता हूँ। साल के टॉप पे जनवरी में लिखता हूँ मैं कि भाई मेरे को इस साल ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, दीज आर नंबर्स, and I try and achieve it by the year end. Sometimes I even forget that I ever wrote, and I'll like last week. Funny you asked this. Last week I pulled out an old wallet or something, and उसमें एक पर्ची थी जिसमें मैंने ये लिखा था 2020 में, एंड उन नंबर्स के तो मैं अब आज के डेट में 4 गुना पे बैठा हूँ शायद। सो वो लिखता हूँ, बट दोज आई कंसिडर वेरी शॉर्ट टर्म गोल्स, बिकॉज वो क्या है, वो मैट्रिक्स है। वो तो ऊपर नीचे ठीक है, बस वो वाली खुशी झट से चली जाती है। हाँ मतलब कुछ नहीं है। लाइक मैं मतलब तो मैंने कुछ दिन पहले एक शेयर किया था स्क्रीनशॉट नहीं था, मैंने एक पुराना फ़ोन खोला अपना, पड़ा हुआ था, उसकी स्क्रीन क्रैक थी, मैंने ऑन किया, उसमें इंस्टाग्राम चलाया, मेरे को लगा ये इरेज्ड होगा, पर इरेज नहीं था। इंस्टाग्राम खोला और मेरा प्रोफाइल खुला उस पर, और उसमें 10,000 फॉलोअर थे। अब कितने? अब मतलब 940 के एटलीस्ट, आई थिंक 930 940 के, समथिंग लाइक दैट, ऑलमोस्ट मिलियन। बट वो खोला ना, उसमें 10,000 थे, एंड इट वाज दैट इंस्टाग्राम पेज हैड गॉट स्टक इन टाइम। आई वाज अमेजिंग टू सी, बिकॉज उसमें ना वो लाइक्स भी, बटन भी ब्लिंक हो रहा था उसी टाइम के, and it was weird to see, but it was like, अच्छा इस टाइम पे मैंने सोचा होगा ये नंबर कितना क्रेजी होगा, कि दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव, बट देन यू गेट टू दैट नंबर, एंड वो नंबर इतनी खुशी नहीं दिलाता जितना लगता है दिलाएगा। एंड मुझे ये भी लगता है कि एक तरह से दैट्स गुड। या आई नो व्हाट यू आर सेइंग ब्रो, क्योंकि इसी वजह से मुझे एक्चुअली बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए थे बीच में, बिकॉज देयर वाज नथिंग लेफ्ट आफ्टर अ पॉइंट कि जो गोल्स रखे थे खुद के लिए, दे ऑल गॉट डन, एंड देन आई वाज लेफ्ट विद अ क्वेश्चन मार्क इन माय हैंड, और उस क्वेश्चन मार्क की वजह से मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। आई डोंट नो इफ यू एवर फेल्ट दैट कि लाइक आई हैव नॉट फेल्ट दैट, बिकॉज आई ऑलवेज थिंक दैट इफ दीज गोल्स और समथिंग दैट आई अचीव, मैं कर लिया ये अचीव, मेरा माइंड ऑलरेडी आगे चला जाता है उसके, एंड मैं कभी उस पर स्टक नहीं हुआ हूँ कि अरे ये सोचा था ये तो हो गया। आई गेट कॉट अप इन द फैक्ट दैट अच्छा ये सोचा था अब ये हो गया, पर दिस डजंट फील लाइक मच, तो मतलब देयर इज मोर टू डू। मेरे को लगता है जिस दिन ऐसे लगने लगा ना कि ये सोचा था मैंने और ये हो गया और तुम खुश हो, दैट्स द एंड ऑफ इट। फिर उसके बाद देयर इज नो मोटिवेशन। सो इन अ वे ये अचीव करके कुछ फील ना करना इज बेटर देन फीलिंग सेटिस्फाइड। ओके, आपके खुद के अकॉर्डिंग आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत क्या है? नॉट गिविंग अप मल्टीपल टाइम्स। आई फील लाइक बहुत टाइम्स ऐसे आए थे जिसमें मुझे लगा कि छोड़ देता हूँ, बट छोड़ा ही नहीं गया। जैसे ही छोड़ता था, आई ऑलवेज से दिस, जैसे ही छोड़ता था कुछ आके मेरे को यूज्ड टू ड्रैग मी बैक,
and put me back in this position. And वो उससे frustration भी होती है कि यार बार बार क्यों फंस जाता हूँ इसमें. Why do I keep coming back to this and just facing failure? But in the long run you understand क्यों, right? मैं इधर बैठा हूँ आपके साथ is the reason, right? If I had said okay leave it, I don't want to do it, हो गया. एंड ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे टाइम पे रैप करते थे जो नहीं करते आज के डेट में. एंड दैट इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि एक ही टाइम है जब तक प्रेशर लोगे यार, उसके बाद तो यू जस्ट वांट अ नॉर्मल लाइफ, राइट? आपको वो चाहिए नॉर्मल लाइफ? मेरे को कभी चाहिए ही नहीं था. मेरे को ये चाहिए था. आई वाज सो फोकस्ड दैट इवन इन द फेस ऑफ डिफीट आई वाज थिंकिंग के कुछ करके शायद कर सकता हूँ. And I feel like that is my biggest achievement. Last time ये कब हुआ? Last time, like I told you the story, I think 2016, when I was at the brink of giving up this music. I think after that it was मेरे लिए एक ऐसा चीज़ बन गया कि अब जो this time around कि अब अगर होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा. और जैसे ही वो हुआ ना, मैंने वो डिसाइड किया कि दिस इज द लास्ट टाइम. टच वुड, कभी ऐसा टाइम नहीं आया कि मेरे को लगा कि अब मेरे को छोड़ देना चाहिए. चीजें हुई और फिर फुर्र. हाँ, मतलब वो चली. आई मीन उसका मैं आई डोंट लाइक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कि इतनी जल्दी बढ़ गया ये वो हो गया जो भी हो गया. बट उसके बाद ऐसा टाइम नहीं आया जब मेरे को लगा कि मेरे को छोड़ देना चाहिए. ब्रो मतलब मैंने आपके करियर को स्टडी किया इस पॉडकास्ट के लिए. आई डोंट थिंक कि चीज़ें जल्दी हुई है, पर आई थिंक कि जिस स्पीड के साथ चीज़ें हुई उसी स्पीड की वजह से आपके लिरिक्स आज ऐसे हैं. मतलब आप ऑफ कोर्स इट्स एक्सपीरियंस दैट गेट, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर द मोमेंट, राइट? वो मोमेंट तो कभी आ सकता है, नहीं आ सकता, बट जब आता है तो इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड then it's worth nothing. Yeah. Right? It's worth nothing. So I feel like that is important. That I feel like I had put in that work, इतना काम कर लिया था, that when that moment came, I was ready. Okay. From the outside looking in, I feel कि आपका pace just right है. Just right. Really? हाँ. Outside looking in, I know कि I'm sure 150,000% as an artist आपको लगता है कि आप slow जा रहे हो. वो हर आर्टिस्ट को लगता है. But outside looking in, just right. Al dante. Okay. और इस राउंड का आखिरी सवाल, क्या फेम आपको डराता है? फेम मुझे डराता नहीं है, बट फेम इज समथिंग दैट जिस पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता. एंड दैट्स द ट्रूथ, बिकॉज मेरे को लगता है फेम कैन बी फ्लीटिंग. अगर तुम फेम में ज़्यादा ही सॉर्ट ऑफ ज़्यादा घुस जाओ इन दैट, इट्स एन एडिक्शन आई फील. और बहुत लोग आपने देखा है फेम के लिए ही देन जीने लग जाते हैं. देन दैट मोटिव बिकम्स कि अच्छा मैं ये करूँगा तो इससे मेरे को इतने आई बॉल्स मिलेंगे. जैसे ही वो होता है देन तुम्हारा जो लाइक व्हाट इज योर आर्ट वर्थ, राइट? दैट्स व्हाई आई वुडंट गो आउट ऑफ माई वे टू कि मेरे को कोई शॉर्टकट मिला है नंबर्स के लिए, मैं नहीं लूँगा. आई थिंक लाइक मेरे को कोई रियलिटी शो या ऐसा कुछ आया, आई डोंट थिंक आई एम द पर्सन फॉर इट. बिकॉज मेरे को लगता है कि मेरा जो लाइक व्हाट आई एम बिल्ट फॉर इज दिस म्यूजिक, इज रैप, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट satisfies me. ये शायद एक गलत पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट दिस इज व्हाट आई ट्रूली फील. आई फील कि अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग फेम चाहिए, वो सिर्फ आपके खुद के आर्ट के थ्रू आपको मिलेगा. एंड आई एम सेइंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ सीइंग द लॉन्ग लास्टिंग फेम इन आवर सोसाइटी. स्नूप डॉग, शाहरुख खान, एमिनेम, 100%, जो भी है, 100%, मतलब एक्चुअली आर्ट फॉर्म की वजह से बीच बीच में शायद बूस्ट्स मिल सकता है आपको, राइट? बट लॉन्ग लास्टिंग सिर्फ आर्ट के थ्रू होता है. Art and whatever you built as your legacy, and that can only come with art. क्योंकि अगर फेम झट से मिला, वो झट से चला भी जाता है. In most situations. कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ झट से नहीं गया फेम है लोगों का? हाँ.
हाँ है, बट बहुत कम। मेरे को लगता है कम सिचुएशंस होते हैं ऐसे, और वो सिचुएशंस में जो लोग ट्रांसेंड कर लेते हैं, दैट आर एबल टू हैंडल इट, दे हैव अ स्पेशल एबिलिटी टू डू दैट। Blessed होते हैं। हाँ, बिकॉज बहुत ही कम होते हैं जो करते हैं। राम राम भाई सारिया ने हाँ वो सस्टेन करेंगे हाँ 100%। क्योंकि मेंटालिटी करेक्ट है। हाँ, फॉलो करते हो ना? डिसिप्लिन डिसिप्लिन इज द बिगेस्ट थिंग। जिनका ओवरनाइट होता है, अ लॉट ऑफ देम लैक डिसिप्लिन। क्योंकि बाय चांस मिल गया, एग्जैक्टली। रैंडमली सिलेक्ट हो चुके वो। एक जैसे मैंने स्टोरी बताई थी 2010 में, जब मेरा वो गाना हो गया था एंड आई डिडंट हैव अ नेक्स्ट सॉन्ग, व्हाट वाज दैट? आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, नो, देयर वाज नो डिसिप्लिन, देयर वाज नो लाइक कि आई हैव टू गो एंड मेक 10 सॉन्ग्स, ऐसा नहीं था। इट वाज जस्ट दैट आई मेड दैट वन सॉन्ग बिकॉज आई वाज नॉट टेकिंग इट सीरियसली, राइट? इट्स माय फॉल्ट दैट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। टुडे इट्स, आई ट्रीट दिस म्यूजिक रैप मेरे लिए एक जॉब जैसा है। मैं सुबह जाता हूँ स्टूडियो, मैं शाम को आता हूँ घर, और रोज जाता हूँ, चाहे गाना बने नहीं बने जो भी, राइट? बट आई फील लाइक कहीं चाहिए वो। ओके, मैं कृष्णा कॉल को एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप अपने नाम को डॉलर साइन के साथ क्यों लिखते हो? मैं पहले यार SNA लिखता था बिकॉज कृष्णा इज माई नेम। फिर थोड़ी कन्फ्यूजन होने लग गई, दूसरे लोगों को ये वो होने लग गया, मेरे को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन चाहिए था, तो इसलिए मैंने वो डॉलर साइन डाला। उतना सोच के नहीं डाला था उस टाइम पे, बट वो ऐसी चीज़ बन गई, ऐसी आइडेंटिटी बन गई दैट आई जस्ट ओन्ड इट। ओके, फैमिली क्या कहती है अबाउट द डॉलर साइन? डॉलर साइन भी और जनरली आपके रैप करियर के बारे में भी? दे सपोर्ट मी। मतलब पहले तो ऑब्वियसली पहले नहीं होता है बिकॉज इट्स ऑलवेज लाइक पता नहीं होगा क्या होगा, नहीं है अच्छा प्लस है। मेरे काफ़ी सारे कॉल फ्रेंड्स हैं और कॉल कम्युनिटी बहुत एजुकेशन ओरिएंटेड होती है, तो आपने कैसे कन्विंस किया कि आप रैपर बनने वाला हो? कन्विंस नहीं किया, आई थिंक कन्विंस तो करता रहा बीच बीच में कि मैं कर सकता हूँ, फिर नहीं होता था, फिर लगता था अच्छा अब तो नौकरी करनी पड़ेगी, फिर उस पे जाता था, फिर वापस आता था, टिल द पॉइंट दैट आई थॉट ओके मैं शायद कर लूँगा सस्टेन। और फिर जब सस्टेन होने लगा तभी भरोसा आता है, टू बी ऑनेस्ट। एट दैट पॉइंट फिर योर पेरेंट्स आर लाइक ओके ठीक है। फाइनेंशियली सस्टेन के बारे में बात कर रहे हो? एंड दैट इज ऑनेस्टली फॉर पेरेंट्स दैट्स द बिगेस्ट थिंग, राइट? कि is this as good as doing a job और बेटर or better? ये फाइनेंसेस के बारे में मुझे थोड़ी बात करनी है। एग्जैक्टली आई नो थोड़ा रैंडम सवाल है, हाँ, थोड़ा सी सवाल है, पर एक रैपर पैसे कमाता कैसे है? so काफ़ी channels of income होते हैं for a rapper. One is obviously live shows. मेन कौन सा? I would say live shows and brand deals are the biggest. ओके, And which is weird because US में if you would ask a rapper they would say royalties. क्या होती है रॉयल्टीज? Royalties होती है the money that's collected from your song being streamed or sold or whatever. तो उसका एक परसेंटेज आपको मिलता है। जैसे एक प्लेटफॉर्म पे अगर आपने स्ट्रीम किया तो उसका एक शेयर, छोटा शेयर आपको मिलता है, एक छोटा शेयर लेबल को मिलता है, एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को मिलता है। तो वो जो लेबल जो तुम्हें मिलता है दैट इज़ अ बिग चंक ऑफ इनकम आउटसाइड ऑफ इंडिया। फॉर यूट्यूब you understand YouTube revenue, it's the same way, right? So YouTube and Spotify and Apple Music and YouTube Music, Amazon, whatever, जो सारे जो platforms हैं, they all collect the money and they give it to either the label if you are signed to a label or you if you are independent. और ये इंडिया में नहीं होता? इंडिया में होता है, but इंडिया में it is not, the payout is never at the same level as what our Western counterparts get. Same with YouTubers. Exactly. Same logic. Exactly. Exactly same. So in India, people do make money from streaming YouTube, all of that. But it's not the same level as outside. And I would say that shows and brand deals can contribute more in that sense. ब्रांड डील्स मतलब इंस्टाग्राम ब्रांड डील्स या Anything. Like if you make a song for a brand, you associate with the brand, you do a campaign for them, Instagram, whatever.
Okay. Yeah, personally, I don't do a lot of like stories and posts for brands because I don't see a value proposition there. मतलब क्या? मेरा जो लाइक इंस्टाग्राम पे मैं किसी का जो अगर किसी ब्रांड का पोस्ट डालूंगा तो मेरे को जितना वैल्यू उसका मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा बिकॉज देयर इज ऑलवेज ब्रांड्स विल ऑलवेज सी कि अच्छा ये इतने सारे लोग हैं इनको हमें इस ब्रैकेट के कैटेगरी के लोग को में हम इतना पे आउट देते हैं राइट फॉर अ पोस्ट और वट एवर what I bring to the table as an artist with a following or whatever that I have, my overall number could be smaller, but my engagement number, everything will be much higher. So the value proposition doesn't work for me. And I don't want to dilute my brand. मतलब आप कह रहे हो कि इस स्टेज में, and I'm 100% sure this is going to change, पर इस स्टेज में शायद ब्रांड्स की दुनिया रैपर्स को उतना वैल्यू नहीं कर रही जितना करना चाहिए. नहीं, आई फील करती है. आई हैव डन सॉन्ग्स एंड स्टफ फॉर ब्रांड्स एंड उसमें देयर इज 100% वैल्यू. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करती. आई एम जस्ट सेइंग दैट कि honestly I can only speak for myself. मेरे लिए an Instagram post is not the greatest deal. So I don't like most influencers would do posts and stories and all of that. मेरे लिए it doesn't make that much sense because मेरे को लगता है कि यार मैं इधर डाल रहा हूँ, I'm spoiling my own engagement. My fans are there to see content from me. I am put content here. And whatever the brand is going to give me in terms of monetary compensation, it's never वो लेवल का नहीं होगा जितना मेरे को लगता है कि मैं उनको दूंगा. Okay, fair. तो लाइव शोज आर द फोकस. लाइव शोज आर ऑलवेज द फोकस क्योंकि मेरे को लगता है कि जब आप नए सिटी जाते हो एंड यू प्ले देयर, कई बार ऐसे लोग भी होते हैं क्राउड में जो नए होते हैं. लाइक अगर फेस्टिवल प्ले करते हो तो 100% नया ऑडियंस भी आती है. Like it's your audience, plus it's audience that might not have heard you or not heard so much of you, and वो भी convert होते हैं. क्या आपने ये देखा कि आप किसी नए शहर में गए हो, वहाँ परफॉर्म किया है और फिर इंस्टाग्राम नंबर्स भी शूट अप हो जाते हैं? वो मेरे टूर के बाद हुए थे. I did an India tour and after the tour I checked and it had gone up. Okay. So जाते हैं and I think touring makes a difference. Okay, ठीक है. ये जो अगला सवाल है थोड़ा सा जर्नलिस्ट स्टाइल सवाल है, पर मैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहा हूँ. मैं शायद इस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे यंग लोग हैं, टीनेजर्स हैं, जो एक रैप करियर बिल्ड करना चाहते हैं. तो जो आपने कहा कि एक टॉप लेयर ऑफ रैपर्स है, जनरली ऑन एन एवरेज आर यू कंफर्टेबल शेयरिंग ऑन एन एवरेज कि कितना कमाते होंगे एक साल में? टू रैंडम, टू वेरीड? Yeah. 100%. I think between 1 and 5 also there'll be a big variation. 1 and 5 मतलब If you see top 5, between number 1 and between 5, there'll be a big variation. जो नंबर 1 है, fair to say more than 20 crores, more than 30 crores? It's hard to know that, but Okay. more than 20 for sure. Are you talking per annum? हाँ, Yeah. more than 20. Yeah. मेरे अकॉर्डिंग शायद मेरा बिजनेस एस्टिमेट है 25 to 30 crores, उस रेंज में. Right. नंबर 5? Still in the crores maybe, but not so high. Lower crores sort of. 5 to 7. Maybe a little less than that also. Yeah. But around that. But it's still my point is that it's a good living. हाँ, of course. क्या ऐसे भी लोग हैं जो ज्यादा दिखाते हैं एज कम्पेयर टू द अर्निंग्स? Of course. ओके. Fake it till you make it is real. हर इंडस्ट्री, हर मीडिया के एस्पेक्ट में. I make it a point to not talk about the things that like ठीक है गाने में थोड़ा बहुत डाल दिया, that's a very rap thing to do कि मैंने गाड़ी लिया तो गाड़ी के बारे में डाल दिया, you know. But it's not my thing to like put it on social media, this that. If you want to buy something expensive, get it. Okay. But there's no need to sort of show the world that you have it.
आपका कोई ऐसा परचेज है जो एक्सपेंसिव था और जिसके परचेज के बाद आपको लगा कि हाँ ये वर्थ इट था? My car. I Okay. bought a car early this year, and it was very expensive Okay. for like this where I was or where I am. It's quite an expensive car, but I don't regret it one bit. क्यों? मजा आता है यार गाड़ी चलाने में। Primal सवाल है। वैसी गाड़ी कभी चलाई ही नहीं है जिंदगी में, तो ऑब्वियसली मजा आता है। इट्स लाइक वो बोलते हैं कि जब till the day you park your car and you walk away and you look back, you still know you're in love with your car. वाह, The day that stops, you're not in love with your car anymore. Are you comfortable sharing which car? Yeah, I bought a 5 Series M Sport. Okay. Yeah, BMW. Yeah. बहुत सारे बंदों की ड्रीम है ये हाँ, मेरी भी थी। कि एक ड्रीम गाड़ी लेनी है एट सम पॉइंट, तो ये ड्रीम टिक मार्क हो गई अभी, अब क्या फील होता है? I'm not मैं ऐसे नहीं फील होता कि अब हो गया। मेरे को लगता है हाँ ठीक है, दिस इज अ स्टेप, बट और भी करना है। लाइक आई वांट बेटर थिंग्स, बट आई फील एंड दैट्स नॉट, अगेन मैं मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता इसको। Understood, bro. मैं इसको इसलिए देखता हूँ बिकॉज आई फील लाइक इट कीप्स यू गोइंग। एक मोटिवेशन मिल जाती है कि मैं अगर सेटिस्फाई हो जाऊँ ना आज कि मैंने तो कर लिया, जैसे हमने पहली बात करी थी कि हो गया मेरी ड्रीम थी ये, मैंने ले ली अब गाड़ी, अब इट्स डन, तो व्हाट एम आई वर्किंग टुवर्ड्स नाउ, राइट? और कई लोग होते हैं, मैं जानता हूँ कई लोगों को जिनका मोटिवेशन ये बिल्कुल नहीं होता है, जिनका पैसा बनाना मोटिवेशन होता है, बट इट इज़ नॉट फॉर मटीरियल रीजंस। इट्स लाइक कि हाँ ठीक है बना रहे हैं और उसी में देयर इज जॉय, क्योंकि वो लाइफ को एक वीडियो गेम की तरह जी रहे हैं हाँ कि पॉइंट्स आ गए, राइट, अभी इतने पॉइंट्स के साथ ये वाली ड्रीम कंप्लीट कर ली। बिल्कुल। और उनका हैप्पीनेस कुड बी इन अदर थिंग्स, यू नो, सो फॉर एवरीवन आई फील इट्स डिफरेंट। आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? यार मेरे फेवरेट आर्टिस्ट बहुत हैं, टू बी ऑनेस्ट। रैप में जाएं तो यार मेरे बहुत एक्लेक्टिक रैप टेस्ट होता था पहले, अब बट आई वुड से a few generic names. I would say Jay-Z, I would say Biggie, I would say Nas, I would say these guys, but I would also say someone like Mac Dre. Mac Dre was a West Coast rapper from the Bay Area. उसके गाने, उसके जो चीज़ें थी वो करता था, it was so weird and so different, and he died in 2004, but like I used to listen to him around that time, and वो then मैंने बहुत अर्ली वेस्ट कोस्ट रैप सुना है, अबव द लॉ, स्पाइस वन, मतलब काफ़ी सारा, जेओ फेलिनी, मिची स्लिक, मतलब बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट सुने हैं जो ज़्यादा कोई किसी ने सुने नहीं होंगे, बट या आई फील लाइक मेरा ऐसा कोई, आई वुड नॉट से कि कई लोग पूछते हैं आपका इन्फ्लुएंस क्या था, मेरे को नहीं लगता मैं एक आर्टिस्ट बता सकता हूँ जो मेरा इन्फ्लुएंस, यू नो, बट मैं सुना बहुत कुछ एंड देन आई पिक्ड व्हाट आई लाइक्ड इन सॉर्ट ऑफ के, जैसे मेरा रैप इज पंच लाइन फोकस्ड, जैसे लॉयड बैंक्स करता था जी यूनिट में, 50 सेंट की जी यूनिट में लॉयड बैंक्स था, उसका बहुत पंच लाइन फोकस था। फैबुलस था, उसका पंच लाइन फोकस था। तो ऐसे रैपर्स ऑलवेज अपील टू मी बिकॉज ऑफ द वे दे डिलीवर्ड अ लाइन एंड इट हैड मल्टीपल मीनिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट। पहले पंच लाइन आती है कि पहले गाना आता है? सो दोनों होता है। कई बार जैसे मैं पहली बात कर रहा था कि कभी कभी फ्लो में ऐसे लिख देते हो पता नहीं चलता, बट कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे स्टैंड अप कॉमेडी लिखते हैं कि पंच लाइन होती है फिर सेटअप। ओके, तो वैसे भी होता है कि मेरे दिमाग में पंच लाइन आ चुकी है एंड आई पुट द पंच लाइन इन एंड देन आई मेक द सेटअप फॉर इट। ओके। जो इंटरनेशनल रैपर्स हैं, अमेरिकन रैपर्स, ब्रिटिश रैपर्स, कंटेम्पररीज टेक्निकली आपके, एज अ फैन आप सुनते हो, एज अ लिसनर आप सुनते हो उनके गाने? एज अ लिसनर सुनता हूँ।
मतलब, और सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं सुनता, क्यों? अब नहीं सुनता. Do you agree, like after a certain age, like scientific fact is 27 के बाद लोग नया म्यूजिक कम सुनते हैं, and they go back and regress to the music they grew up on. आपको लगता है ऐसे? For me, my experience has been different, but अच्छा. who am I? You're a musician. So No, that's my experience, and I feel like बहुत लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होता है. इट इज़ अ फैक्ट दैट होता है ऐसे. एंड मेरे को लगता है कि अब मैं न्यू म्यूजिक सुनता हूँ, मैं सारा जो नया आता है सुनता हूँ, बट आई डोंट लिसन टू इट विद द सेम पैशन आई यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक विद. okay, ये शायद एक म्यूजिशियन का पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मेरी पैशन सेम रही है. आई जस्ट लिसन एज अ लिसनर. कभी इंटेंशन नहीं रही है टू गेट इनटू. नए गाने सुनते हो विद द सेम पैशन? इफ इट्स अ गुड सॉन्ग, बट इतने सारे गुड सॉन्ग्स रिलीज नहीं होते आजकल. दैट आई कैन से फॉर श्योर. बट योर प्लेलिस्ट इज मोस्टली ओल्ड सॉन्ग्स और न्यू सॉन्ग्स, और सॉन्ग्स दैट यू ग्रो अप ऑन, और सॉन्ग्स दैट यू लिसन टू नाउ. कॉलेज सॉन्ग्स. सो सॉन्ग्स दैट यू ग्रो अप ऑन. मैं बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल गाने सुन रहा हूँ आजकल, बिकॉज इट मेक्स मी थिंक. मे बी इट असिस्ट मी एज अ पॉडकास्टर. आई डोंट नो. क्योंकि जब वर्ड्स होते हैं तो यू गेट डिस्ट्रैक्टेड. बट जिम में मैं काफ़ी ज़्यादा न्यू म्यूजिक सुनता हूँ. इनफैक्ट आई हैव डिस्कवर्ड इंडियन हिप हॉप एंड पाकिस्तानी हिप हॉप थ्रू माई जिम सेशंस. Right. And I feel that's the main sort of Market? Yeah. Seriously? In India, I feel a lot of people who don't listen to hip hop, जो hip hop नहीं सुनते, वो जिम में hip hop सुनते हैं. या तो ऐसे फैन है जो hip hop सुनते ही सुनते हैं, बट ऐसे जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो, जैसे मैं कल था जिम में और कोई वर्कआउट कर रहा था और मैं गया, मतलब फुल्ली रिप्ड बॉडी, लाइक प्रॉपर bodybuilder type dude, and he looked at me and he's like, I was just listening to your song, and he showed me his Spotify and उसमें Little Bunty चल रहा था. तो I was like, I kind of laughed it off. But मैंने देखा है कि that crowd that I feel like शायद ना सुनते होंगे मेरे गाने, वो जिम में तो सुनते हैं. Fan perspective though, I'm not from your world at all, but and I see the scene evolving as well. पर इंडियन हिप हॉप का पहला पर्सपेक्टिव मेरा ये था कि काफ़ी ज़्यादा एंग्स्टी है, एंड दैट बिकम्स अ बैरियर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू एंटर. दैट गुस्सा शायद ज़्यादा है इंडियन हिप हॉप में. दुनिया भर के हिप हॉप में गुस्सा ज़्यादा है, पर एज अ लिसनर मैंने उस फेज से जी चुका हूँ जब मेरे में उतना गुस्सा था. आई फील कि एज के साथ मेरा खुद का गुस्सा कम हो रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा मेलो हिप हॉप आजकल ज़्यादा अच्छा लगता है. Right. जो मुझे मिलता है ब्रिटिश रैप से. तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रिट रैप सुनने लगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, मेलोड आउट सॉन्ग्स. आई थिंक अफ्रीकन इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज़्यादा, और कैरिबियन इन्फ्लुएंस होता है. तो जिस तरह से क्रिस गेल या आंड्रे रसल की पर्सनैलिटी है, उस तरह की पर्सनैलिटी होती है सॉन्ग्स में. विच इज़ वाई इंडियन हिप हॉप शायद मैं सिर्फ जिम में सुनता हूँ, कि वहाँ गुस्सा चाहिए रहता है, मोटिवेशन चाहिए रहती है. आई एम वेटिंग फॉर इंडियन हिप हॉप टू रीच दैट पॉइंट जहाँ मेलो सॉन्ग्स बने. बट होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बनाते हैं लोग. मेरे शायद इतने मेलो नहीं होते, बट देयर आर मेलो सॉन्ग्स, आई एम श्योर. एंड आई ऑल्सो हैव सॉन्ग्स दैट आर नॉट लाइक टोटली हार्डकोर ऑल द टाइम, ऐसा नहीं है, बट आई फील लाइक इट रिक्वायर्स अ लिटिल मोर डिस्कवरी. Yeah, I'm sure you'll find it. And obviously the numbers कभी same नहीं होंगे, क्योंकि those places are ahead of us in terms of hip hop. Yeah, I also feel कि जब आप कमर्शियल आर्ट की बातें कर रहे हो, आपके नंबर्स और आपके फैंस आपके आर्ट को ड्राइव करेंगे. हाँ. एट दिस पॉइंट मोस्टली जेनजीज है, और जेनजीज, द ओल्डेस्ट जेनजी इज व्हाट 98 born, सो दे आर 25. मेरा गुस्सा शायद एट एज 29 खत्म हुआ, 28-29 खत्म हुआ. सो देयर स्टिल 4 more years of motivational music left in hip hop out and out. I'm sure थोड़े changes होंगे, but personally at this age I'm looking forward to psychology in hip hop. It spoke to me on a very deep level because I'm facing mental health issues. I was facing mental issues at that point. और एक ब्रिटिश आर्टिस्ट है डेव, जिनके मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, बहुत लिरिकल. इनफैक्ट योर लिरिक्स, हिज लिरिक्स, और एक अमेरिकन रैपर है लिल डिकी. You are the 3 best lyrical artists that I have come across. अच्छा, you listen to Lil Dicky also? A lot. Again, क्योंकि बहुत deep है. You watch, of course. अब Dave देखते हो? हाँ. What do you think about Dave? I love it. Okay. क्यों?
More men need to discover Dave, the TV show. Dave एक ब्रिटिश आर्टिस्ट भी है, एक अमेरिकन रैपर है लिल डिकी जिनका एक टीवी शो है जिसका जिसका असली नाम है डेव Dave. है, हाँ उसका असली नाम डेव है, हाँ. But I feel men should watch that TV show. हाँ, I like it. It's just funny, a new perspective. थोड़ा breaking the sort of box of hip hop also, ना, and a rap artist and stuff like that. I like it. हाँ. आप भी थोड़े वैसे हो, हाँ. मतलब रियल लाइफ में बहुत ज्यादा चिल्ड हो. हाँ. Yeah, I'm not. I mean, मुझे लगता है कि there's no pretense कि मैं ऐसे कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा. Okay. आपके कितने अनरिलीज गाने हैं? ये अनरिलीज मेरे पुराने गाने बहुत हैं, बट टू पुट अ नंबर आई डोंट नो, होंगे 30-40 होंगे. Okay. आप क्यों नहीं रिलीज करते? बिकॉज दे वेरी स्पेसिफिक टू टाइम, और कैसे टाइम पे बनाए, कैसे उस टाइम पे इट वाज अ स्ट्रेंज टाइम कि मैं गाने बना रहा था एक किस्म के, एंड जब मेरे गाने चलने लग गए वो दूसरे टाइप के थे. तो देयर वर अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स दैट जस्ट गॉट लेफ्ट बिहाइंड कि ये अभी नहीं चलेगा, वो रह गए. और कुछ कुछ ऐसे गाने हैं जो मैंने 8-8, 9-9 साल पहले बनाए हैं, जो मैं आज भी करना चाहता हूँ, ऐसे But- रिलीज करना चाहते रिलीज करना चाहता हूँ, बट दे नीड टू बी रिफ्रेश्ड एंड दे नीड समवन ऑन इट, like another like a feature on it or this or that, because I made it with that perspective back then, you know. So I'll do those when I'm ready. But हाँ, ऐसे गाने हैं जो मैंने बहुत साल पहले बनाए हैं, बट आई फील लाइक आज के डेट में दैट वाइब के वर्क. कुछ तड़का डालना उसमें. हाँ, बेसिकली थोड़ा कंटेम्प्रेरी करना है. ओके. आप कभी अपने पास्ट वर्क को उठाकर उस पर काम करते हो या ऑलवेज 0 to 1? No, past work, if I'm putting past work anywhere, I'll refresh it. Because उस टाइम पे लाइक कुछ अगर तुम बहुत टाइम छोड़ देते हो एंड यू गो न्यू सेट ऑफ आइज, तो हमेशा उस पर कुछ ऐड करने का पर्सपेक्टिव मिल जाता है, आई फील. ओके. हाँ, सो इट्स ऑलवेज रिक्वायर्ड, आई फील. ओके. एक थोड़ा हिप हॉप ओरिएंटेड सवाल है, ऑनेस्टली एक इंटरनेट सवाल है, एंड आई फील लाइक आई रिप्रेजेंट द इंटरनेट इन सम वेज. बट आपके नजरिए से डिवाइन का सेपरेटिंग फैक्टर क्या था? लाइक व्हाट यू आर सेइंग दैट you'll share, so you've seen it from your own eyes, राइट. but as a guy and as an artist उनका माइंडसेट क्या है? I think he's very dedicated to the art form. Like he's very dedicated to hip hop, and I think we share that. Dedicated to the art form मतलब क्या bro? मतलब like you're trying to improve lyrically? No, like he usko, like there is one thing that you make hip hop music, और एक ये होता है कि you live hip hop. Like everything you do, all aspects of your life, you live according to the culture and, you know, for the culture and with the culture. So I feel like he's one of those people. मतलब उसके सारे the things he says, the things he does, Thought process. very dedicated to the art form, which you have to appreciate. Like, you know, to live your art is difficult. Can you break this down a little more? Like क्या होता है hip hop culture, क्या होता है? Like एक तरह से like the way you present yourself, कि तुम्हारा you know you have this respect for the art form, कि ये मैं dilute नहीं करूँगा कभी. पर हिप हॉप को डाइल्यूट कैसे किया जाता है? हिप हॉप को डाइल्यूट बहुत तरीके से कर सकते हैं. लाइक हिप हॉप को म्यूजिकली डाइल्यूट कर सकते हो, कुछ उसको क्लब टाइप कुछ डाल दो तो Okay. डाइल्यूट होता है उसको. यू नो क्या बोलते हैं उसको, जैसे यू टेक सम पार्ट्स ऑफ हिप हॉप एंड यू यूज इट फॉर योर बेनिफिट, बट यू डोंट गिव एनीथिंग बैक टू हिप हॉप. एंड ये बहुत होता है. इंडिया में भी होता है, अब बाहर भी होता था. बड़े ब्रांड्स करते हैं ऐसे कि वो ले लेते हैं हिप हॉप से कुछ, वो हिप हॉप को वापस थोड़ी कुछ देते हैं. कितने सारे एड्स आज के डेट में बनते हैं जिसमें रैप होता है. आपको पता है वो रैप जो होता है वो ना रैपर लिखते हैं ना रैपर्स रैप करते हैं.
वो कोई वही प्लेबैक वाले होते हैं जो करते हैं। क्यों? अगर आपको रैप चाहिए, अगर आपको ये, तो गिव बैक टू द कम्युनिटी ना। तुम आर्ट फॉर्म ये ले रहे हो तो व्हाई नॉट यूज अ रैपर, व्हाई नॉट किसी को एम्पावर क्यों नहीं कर सकते? और यू नो, सो ये जो इसको कल्चर वल्चर सिंड्रोम बोलते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा है। एंड आई फील एज रैपर्स वी फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट। वी फील लाइक हमने इतनी मेहनत करके ये बनाया है, तो गिव अस द क्रेडिट दैट वी डिजर्व। गली बॉय के बाद क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने आपकी कम्युनिटी को हेल्प किया है, या इट्स जस्ट बिन डिटैच्ड, या क्या? हेल्प किया है। अब मेरे को लगता है थोड़ा फैशन में आ गया कि रैप डालना है, ये डालना है। पहले भी डालते थे बट अब थोड़ा, पहले बहुत वाटर डाउन करते थे, अब कम वाटर डाउन करते हैं। इतना फ़र्क है मेरे को लगता है। बट फिर भी कहीं ना कहीं तो होता ही है कि लिरिक्स हम लिख देंगे। रैपर लाइक a rapper's half of rappers or a rapper's art is writing, right? और ये बहुत होता है कि हम लिरिक्स लिखेंगे और आपको बस रैप करना है। ओके, आर यू ओपन टू वर्किंग विद बॉलीवुड? ऑफ कोर्स, करना? अगर अपॉर्चुनिटी आए एंड इफ इट्स राइट तो कर लूँगा। और अपॉर्चुनिटीज आते हैं? आते हैं, ओके, बट दे नॉट ऑलवेज राइट। मतलब आपको क्या कहा जाता है? कई बार होता है कि जैसे मैंने बोला कि लिखा लिखाया गाना होता है, फिर समटाइम्स दे डोंट सी मॉनेटरी वैल्यू इन रैपर्स। दे फील लाइक हाँ रैपर्स तो ऐड करते हैं हम, but it's not like, you know, we need to pay them at the same level as somebody else, right? So I feel like all of those things should be equal. ओके ओके, एक दो और लास्ट सवाल है, क्योंकि हम आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपका कोई ऐसा एक सॉन्ग है या एक लिरिकल पीस है जिसे लिखकर आपको लगा कि यार ये कहाँ से निकल गया, मतलब आप खुद शॉक हो गए? और द ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, मे बी इट्स टू क्वेश्चंस, मे बी इट्स द सेम क्वेश्चन, Uh-huh. अगर किसी ने आपका कोई भी सॉन्ग पढ़ा नहीं है अब तक, विच सॉन्ग वुड यू प्रेजेंट टू दैट पर्सन? पढ़ा नहीं है, मतलब दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू, व्हाट अच्छा, सॉन्ग वुड यू प्रेजेंट, और व्हाट सॉन्ग वुड यू से कि हियर दिस? maybe No Cap, maybe because it's fun and at the same time it has मीनिंग? meaning and it has everything that I'm good at, ओके, which is the deeper meaning, the double meanings, all of that, all the technicalities in it as well. मतलब आप अपनी स्किल्स को शोकेस करना चाहोगे? Of course. ओके, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड यू कि क्या ऐसा कोई लिरिकल पीस है जहां आपको I feel like that is also a song जिसमें मेरे को ऐसे लगा था, जिसमें मेरे को लगा था ये कहाँ से निकल गया? क्योंकि बहुत जल्दी बन गया था। मैंने इसका स्टोरी भी दिया आपको एंड इट वाज लाइक एट दैट, उस मोमेंट पे मेरे को वो चाहिए था और वो मेरे को मिल गया। वैसा गाना चाहिए था उस टाइम पे और वो मिल गया। इट माइट नॉट बी माई सॉन्ग विद द बिगेस्ट नंबर्स और वट एवर, एंड मे बी फ्यूचर में चेंज हो जाए ये बात, राइट? मैंने अभी एक ईपी निकाली, उसमें 2 गाने ऐसे, जैसे प्रार्थना है एक गाना और एक गाना है विद सीधे मौत कॉल्ड ओला अमीगो। ग्रेट वो सॉन्ग, भी हाँ, तो Great that song also is like very, that was the last song I made on the EP. I knew that I wanted them on the EP and वो बीट आई एंड उसमें पहले ही मतलब इंस्टिंक्टिवली निकला ओला अमीगो कैसे हो, ठीक हो? It was just that was instinctive. बहुत ही सही। So वो instinctive आया। तो वो जब instinctive आती है चीजें, what does that mean? That means you are not doing the work, The work is out there waiting to be done by you. right? 100%. And I feel like if you don't do that work, someone else will. कई मंडरा रहे हैं वो हाँ। लिरिक्स। 100%. ये आप मानते हो कि लिरिक्स एक्चुअली अराउंड अस? Creativity is around us. It can be anything. It's not only got to do with lyrics. It can be anything else. Any creative field. An idea that you have. If it's not you, it can be someone else. इंटरस्टेलर का क्लाइमैक्स देखा? हाँ, Where they traverse through time. Sometimes you just know कि ये होगा मेरी लाइफ में। कुछ ऐसा है आपके दिमाग में? बट मुझे लगता है, लाइक आई सेड अर्लियर, समटाइम्स मेरे को लगता है कि
what I want in life, a lot of times things happen that way. And मुझको लगता है that is one, obviously थोड़ी सी विल पावर तो होती है, थोड़ा प्लान होता है, बट थोड़ा सा इंट्यूशन भी होता है कि मेरे को लग रहा है कि ऐसे होगा या हो सकता है. इवन दैट थॉट, टू कैप्चर दैट थॉट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कि मेरे को क्यों आया ये आइडिया, किसी और को नहीं आया, राइट? एंड दैट हैपन्स एट एवरी लेवल. गाने के लिए हो सकता है, एल्बम के लिए हो सकता है, वीडियो के लिए हो सकता है. शायद आर्टिस्ट ज्यादा इंटुइटिव इसलिए होते हैं क्योंकि उस रेल्म में जाकर अपना आर्ट वहां से खींच रहे हैं. या यू आर जस्ट मोर कनेक्टेड टू दैट रेल्म व्हिच इज बियॉन्ड टाइम. 100%. आई फील लाइक एज अ लाइक अगर आप किसी और फील्ड में काम कर रहे हो तो यू डोंट नीड दैट एज मच. यू डोंट नीड like ideas, you only need in certain areas in life, and those are wherever that is that requires some creativity. Those ideas need to be turned from कि ये thought है, अब इस thought को convert करके reality बनाना is the process. Okay, love it. जब कॉन्वर्सेशन यहाँ तक पहुँचती है, Yeah. मतलब the podcast has hit the mark. Yeah, Okay, this is not the last time we are speaking, bhai. for sure, bro. It is the end of this episode. Yeah, बहुत कुछ जाना आपके दिल के बारे में, कृष्णा कौल भाई. thank you, brother. Krishna. Loved speaking to you. Love speaking to you, bro. Like बहुत कम लोग होते हैं who are so true to the art form, and you know that's why the industry, that's why the material world is giving back to you. I'm sure you know that. You don't need me to tell you this, but I'm just giving you that revision of that thought, bhai. Right. तो जाने से पहले I have two things to say. One, thank you. Thank you. Secondly, you don't talk about it much, but बहुत हिम्मत रही है आपकी लाइफ में. You've done a lot to like overcome whatever difficult phases you've gone through. And I know you know this. Of course, there's going to be more difficult phases, Right. but you're totally equipped, bro. So Yeah, I mean, before have to be. before I let you go, you can talk about what you felt. पर उसके साथ we are going to present a gift to you. This is, wait, I'll have to just open it, bhai. Okay. So it's a, one second, thanks. It's a jacket. Oh, for you, bhai. nice. So सर्दियों का मौसम है. Oh, that's very Keep you nice. warm, to keep you writing those hot lyrics, baby. I might need to buy a bike for this. Yeah. So Sick. it's on Thank you, behalf bro. of TRS and Mountain Dew. Thank you for Thank being you, on the man. show, bhai. Thank you so much, bro. I will request you to sign a can for us. Of course. We can just keep it back. You can sign right here. And as you sign, we also present you an award. It's the Dar Ke Aage Jeet Hai Courage Award for living out your life. You don't need any kind of validation, mere bhai. But Thank you so much. this is just love from our side. Thank you so Thank much, you, bro. bro. Thank you. Thank you. Thank you. Appreciate your time. Appreciate your heart. Really? Love, bro. I love being here. And you know, I don't do a lot of interviews. I don't do any of it. But I thought that it's time to be here. Yeah, 100%. Yeah. You're welcome, Krishna fans. I'm also part of the cult now. So You're part of Awam. I'm part of Awam. Awam. That's what they call themselves. All right, bro. Yeah. All I'll say in the end, it's a one-line statement. It's just your beginning. Just शुरुआत हुई है. So Thank there's you, bro. too much ahead of you, bro. All the best. bro. Wish you all the luck. Thank you Congrats so on much, everything, bro. brother. Thank you. Thank you. तो दोस्तों ये था आज का हिप हॉप स्पेशल एपिसोड. फिर से थैंक यू अवाम फॉर गेटिंग थ्रू द एंटायर एपिसोड. मैं जानता हूं कि बहुत कम लोगों को कृष्णा कौल भाई के बारे में इतना सब कुछ पता है एंड यू आर वेलकम. ये होता है पॉडकास्ट का कमाल. एक कंफर्टेबल सेटिंग में किसी को खुलने का मौका. हम सभी को पता है कि इन्होंने कितना स्ट्रगल किया लाइफ में. हम सभी को पता है कि डर के उस पार कैसे पहुंचे कृष्णा कौल भाई. डर के आगे जीत है. ये लाइन ना इस इंसान को बहुत ज्यादा सूट करती है दोस्तों. ये था कृष्णा के साथ एक स्पेशल एपिसोड और ये एक ऐसे इंसान है जिनके साथ बहुत सारे एपिसोड्स रिकॉर्ड हो सकते हैं.
तो आवाम मुझे ये बताइए कि आपको ये वाला पॉडकास्ट कैसा लगा, व्हाट एल्स वुड यू हैव लाइक मी टू आस्क कृष्णा, ये बताइए। और जो हमारी टीआरएस की जनता है, अगर आपको मुझसे मिलना है टीआरएस पर, तो 5 लकी लोगों को एक चांस मिलेगा मुझसे मिलने का। कैसे? माउंटेन ड्यू इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पर जाइए और वहां का जो टॉप पोस्ट है उसके नीचे कमेंट कीजिए, अपनी डर से जीत तक की कहानी शेयर कीजिए विद द हैशटैग डर के आगे जीत है स्टोरीज। 5 लकी लोगों को टीआरएस पे आने का मौका मिलेगा, मुझसे मिलने का मौका मिलेगा, मुझसे सवाल पूछने का मौका मिलेगा। लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस फॉर सपोर्टिंग दिस स्पेशल सीरीज, और बहुत सारे तगड़े एपिसोड आ रहे हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, एंड फाइनली आई विल से थैंक यू आवाम।